ये चीज हमको पहले से नहीं मालूम था, तो इसको ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया है कि हम बुकलेट को इसी में कन्वर्ट कर देंगे और आराम से काम कर सकते हैं। बोले चलो इसमें A5 नंबर है ना, एक मिनट। A5 क्वेश्चन नंबर A5 वाले पार्ट में ऐसा बोला है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H18, इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड इट्स ऑल हाइड्रोजन एटम्स आर आइडेंटिकल, इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैन बी। तो जैसे इसमें एक चीज देखो, एक तो सवाल में ऐसा बोला मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला जो पार्ट है इसमें एनोटेशन की जरूरत नहीं है हमको, ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, सवाल में ऐसा बोला है मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला पार्ट C9H18 है, तो अगर C9H18 है तो CnH2n, इसका मतलब अल्कीन के जैसा फॉर्मूला है, लेकिन फिर भी सवाल में बोला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अगर अल्कीन के जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए लेकिन सैचुरेटेड वर्ड यूज किया, इसका मतलब रिंग का स्ट्रक्चर होगा। तो रिंग का स्ट्रक्चर इस इंफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं हम लोग। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उसके बिना भी हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि अल्कीन के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बाय डिफॉल्ट 1 होगा। तो पहले में एक अनसैचुरेशन, दूसरे में एक अनसैचुरेशन, चौथे में एक अनसैचुरेशन, तीसरे में एक अनसैचुरेशन, तो चारों में एक एक अनसैचुरेशन तो है। इसके बाद ऐसा मेंशन किया है कि ऑल इट्स हाइड्रोजन एटम आर आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल होने का मतलब हम लोग डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के टर्म में बात कर रहे हैं। तुम लोग को लास्ट क्लास में डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बताया था क्या? यस सर। ओके यस सर। तो सारे हाइड्रोजन सेम होने का मतलब है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन सेम होना चाहिए और डिग्री ऑफ कार्बन सेम होना चाहिए। तो जैसे पहले वाले स्ट्रक्चर की अगर बात करें, तो ये पहला कार्बन हमको 1 डिग्री दिख रहा और ये बगल वाला 2 डिग्री दिख रहा। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन सेम नहीं हो सकता, ये तो आंसर नहीं हो सकता। बी वाले ऑप्शन में यहाँ पे कार्बन जो है वो 4 डिग्री दिख रहा, बाकी तीनों भी 4 डिग्री दिख रहा है, और ये कार्बन 1 डिग्री, नीचे सारे के सारे 1 डिग्री। तो 4 डिग्री कार्बन में तो कोई हाइड्रोजन हो नहीं सकता, उसको छोड़ दिया, और कार्बन 1 डिग्री अगर है तो सब में हाइड्रोजन सेम टाइप के होंगे, इसका मतलब बी ऑप्शन आंसर होना चाहिए। फिर भी थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। तो इस केस में ये जो कार्बन है इसका डिग्री 1 है, यहाँ पे कार्बन का डिग्री 4 है, इस कार्बन का डिग्री 3 दे रखा, यहाँ पे डिग्री 2 भी है। तो 1 2 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन, इसका डिग्री अलग अलग होगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। और डी ऑप्शन में 1 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन, तो उसके हिसाब से हम लोग का डिग्री अलग अलग है, मतलब हाइड्रोजन भी अलग अलग होगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर A5 के बाद और कोई डाउट बताओ भी जल्दी। और कोई डाउट? सब्जेक्टिव 3C। सब्जेक्टिव 3C, एक मिनट। सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन, क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड एज होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो बोला था तुम लोग को एनसीईआरटी में, जहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें एक जगह पे टेबल में एक ट्री डायग्राम टाइप पर पार्ट दे रखा है। इस कंपाउंड को हम लोग यस सर। हेट्रोसाइक्लिक बोल सकते हैं। हेट्रोसाइक्लिक क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन एटम है जो कार्बन से अलग है, तो इसलिए हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इसलिए हेट्रोसाइक्लिक। उसके अलावा इसको हम लोग एली साइक्लिक बोलेंगे क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, बेसिकली बेंजीन के जैसा स्ट्रक्चर। लास्ट क्लास में बताया था कि पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए, या फिर पाई बॉन्ड से अटैच्ड एटम पे लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। मतलब अगर ऐसा स्ट्रक्चर हुआ मान लो प्लस और यहाँ माइनस, तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो पाई से अटैच्ड एटम पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, तो उस केस में भी एरोमेटिक टाइप का स्ट्रक्चर आएगा, लेकिन हर एक कंसेक्यूटिव कार्बन पे इस तरह के कुछ ग्रुप्स होने चाहिए। तो यहाँ सी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन के अलावा कहीं कोई पाई बॉन्ड नहीं है, कहीं कोई लोन पेयर के अल्टरनेट पोजीशन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग एरोमेटिक नहीं बोल सकते। तो जो साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होते हैं उसको एलिसाइक्लिक बोल सकते हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक है। उसके अलावा इस रिंग के अंदर हम लोग को कहीं भी अल्कीन नहीं दिख रहा, डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा, तो सैचुरेटेड भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, और इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो हेट्रोसाइक्लिक, सैचुरेटेड और एलिसाइक्लिक, ये तीन आंसर होना चाहिए। ठीक है, और कोई डाउट? यस सर। सर हाँ, सर लेकिन होमोसाइक्लिक में क्लासिफाई किया हुआ है अंदर एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, और हेट्रोसाइक्लिक तो उतना ही रखा गया है। नहीं ऐसा तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। बाकी हम एक भाई बार एनसीईआरटी देख के भाई कंफ्यूज हो गया। ठीक है, हम एक बार देख लेंगे उस चीज़ को। ऐसा होना नहीं चाहिए, बट हम भी एक बार कंफर्म कर लेंगे। हो सकता है हम भूल गए हों, क्योंकि बहुत दिनों पहले का देखा हुआ था, बट हम एक बार कंफर्म कर लेंगे उस चीज़ को। ठीक है, बट हमको जहाँ तक मालूम है कि एली साइक्लिक वाले पार्ट का मतलब जो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, तो ये भी एली साइक्लिक में होना चाहिए। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? बताओ भी जल्दी, और कोई डाउट किसी भी क्वेश्चन में? चलो, अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग
लेक्चर 2 शुरू करते हैं। एक काम करते हैं, इसको बुकलेट के जैसा ही छोड़ देते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अमाइन तो डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हम लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक डिस्कशन करना है कि नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग क्या क्या नोमेनक्लेचर वाला पार्ट यूज करेंगे। एक मिनट। चलो ध्यान दो। जैसे हम वैसे 10th क्लास में भी इस चीज़ को डिस्कस किए थे, बट एक बार फिर से डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि वापस इस चीज़ को बताना होता ही है। जैसे मान लो अगर हम लोग नोमेनक्लेचर लिखना शुरू करें किसी भी कंपाउंड का, तो जैसे मान लो ये कंपाउंड दे रखा, तो इस कंपाउंड वाले पार्ट का नोमेनक्लेचर हम लोग आराम से पेंटेन बोल सकते हैं। ठीक है, 5 कार्बन है, केवल अल्केन है, तो पेंटेन बोल सकते हैं। अगर मान लो हम लोग ये कंपाउंड डिस्कस करते हैं, तो इसके नाम में हम लोग आइदर वन पेंटीन लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्कीन है तो इसलिए पेंटीन वर्ड वन पेंटीन लिखो, या फिर पेंट वन इन लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और वन का क्या सिग्निफिकेंस है वो यहाँ से समझ में आ सकता है। अगर ये कंपाउंड है तो इसके नोमेनक्लेचर में हम लोग आराम से टू पेंटीन वर्ड यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम लोग पेंट टू इन भी आराम से वर्ड मेंशन कर सकते हैं। ये लिखने का एक बेसिक तरीका हो सकता है। तो एक चीज दिख रहा होगा, पहले वाले केस में जहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पे अल्कीन का एन आया, बट दूसरे वाले केस में एक अल्कीन है तो इसलिए यहाँ पे इन वर्ड मेंशन किया। तीसरे वाले केस में भी डबल बॉन्ड है तो अल्कीन वर्ड मेंशन किया। अगर यहीं पे एक ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ट्रिपल बॉन्ड वाले पार्ट में हम लोग अल्काइन वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर नंबर 2 है और स्ट्रक्चर नंबर 3 है, इन दोनों के नाम में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो पहले वाले केस में वन इन है, जबकि दूसरे वाले केस में टू इन है। तो देख के मालूम पड़ रहा है कि जो अपना कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग अलग है। तो अगर डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग है तो उसके वजह से हम लोग को वन और टू अलग अलग मेंशन करना पड़ा। तो जो डबल बॉन्ड है उसके पोजीशन के वेरिएशन के वजह से भी कंपाउंड के नाम में थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ। तो अगर पहले अल्केन था उसकी जगह अल्कीन अल्काइन आता तो मॉडिफिकेशन था, उसके जगह डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया तो भी मॉडिफिकेशन है। मतलब अल्केन के जगह अल्कीन अल्काइन आएगा तो मॉडिफिकेशन जरूरी है। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज होगा तो भी मॉडिफिकेशन जरूरी है। और एग्जांपल पे बात करते हैं। मान लो ये कंपाउंड दे रखा, इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होता है वन ब्रोमो पेंटेन। अभी के लिए बस सीखो, ये नोमेनक्लेचर होता है वन ब्रोमो पेंटेन। तो स्ट्रक्चर वन वाले पार्ट से जब कंपेयर करें तो स्ट्रक्चर वन और स्ट्रक्चर फोर में ब्रोमीन का डिफरेंस है, तो इसलिए हम लोग आराम से यहाँ पे नाम में ब्रोमो वर्ड ऐड कर दिए। पेंटेन तो सेम था क्योंकि इधर 5 कार्बन था इधर 5 कार्बन था, अगर ये ब्रोमीन नहीं होता तो ऊपर 5 कार्बन नीचे भी 5 कार्बन। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रोमीन है तो केवल एक ब्रोमीन का डिफरेंस है। तो नोमेनक्लेचर में पेंटेन तक का पार्ट तो सेम था, बट उससे पहले ब्रोमीन का ब्रोमो वर्ड हम लोग आराम से एसोसिएट कर दिया। इसके अलावा मान लो जैसे हम लोग स्ट्रक्चर नंबर 5 और स्ट्रक्चर नंबर 6 की बात करते हैं, तो नीचे वाले केस में नोमेनक्लेचर हम लोग आराम से थ्री ब्रोमो पेंटेन बोल सकते हैं। ऊपर वाले पार्ट में वन ब्रोमो पेंटेन, नीचे वाले पार्ट में थ्री ब्रोमो पेंटेन। नोमेनक्लेचर में एक चीज दिख रहा है कि स्ट्रक्चर नंबर 4 में 5 का कार्बन चेन है तो पेंटेन, नीचे भी 5 का कार्बन चेन तो पेंटेन, ऊपर में भी ब्रोमीन है नीचे में भी ब्रोमीन है तो यहाँ पे ब्रोमो यहाँ भी ब्रोमो मेंशन कर दिया है। उसके अलावा यहाँ पे अगर चाहे तो देख सकते हैं कि पहले कार्बन पे ब्रोमीन है तो इसीलिए वन ब्रोमो, और यहाँ पे तीसरे कार्बन पे ब्रोमीन है तो इसलिए हम लोग थ्री ब्रोमो वर्ड मेंशन करते हुए काम कर रहे हैं। तो अपना जो स्ट्रक्चर है उसमें जो डिफरेंसेस है उस चीज को डिनोट करने के लिए हम लोग आराम से वहाँ पे पोजीशन वाले पार्ट को यूज कर सकते हैं, या फिर अगर कोई ब्रोमीन टाइप का ग्रुप ऐड हो गया तो उसको नोमेनक्लेचर में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, एक ये चीज देख सकते हैं। उसके अलावा मान लो स्ट्रक्चर नंबर 5 ऐसा है, तो इस कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में हम लोग आराम से वर्ड साइक्लो पेंटेन वर्ड यूज कर सकते हैं। तो 5 कार्बन है मतलब पेंटेन, और कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं मतलब पेंटेन। लेकिन साइक्लिक कंपाउंड है तो कैसे इस चीज को डिनोट किए, तो इस केस में साइक्लिक वर्ड से मेंशन करते हुए, एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा।
और चलो ध्यान दो। तो जैसे कंपाउंड वाले पार्ट में 5 का कार्बन चेन है तो आराम से वहां पे साइक्लो लगा के डिफरेंशिएशन क्रिएट कर दिया, वरना पहले कंपाउंड में और पांचवें में कोई डिफरेंस नहीं होता। इसी में अगर मान लो हम लोग और थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं, मान लो ये स्ट्रक्चर दे रखा, अगर यहाँ ब्रोमीन है, तो इस केस में हम लोग पोजीशन मेंशन नहीं कर रहे हैं, केवल ब्रोमो साइक्लो पेंटेन वर्ड यूज कर रहे हैं। तो 5 का कार्बन चेन था, मतलब 5 कार्बन है अगर यहाँ पे, और अल्केन टाइप का स्ट्रक्चर है, तो पेंटेन तो अभी भी है, लेकिन क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड था तो साइक्लो वर्ड लगाए, और एक ब्रोमीन भी था तो इसलिए ब्रोमो भी लगाए, तो ब्रोमो साइक्लो पेंटेन वर्ड मेंशन कर सकते हैं। अगर उसी में डबल बॉन्ड होगा, मान लो ऐसा दे रखा, तो डबल बॉन्ड वाले पार्ट को अगर कंसिडर करना शुरू करें, तब इस केस में इसका नोमेनक्लेचर 3 ब्रोमो साइक्लो पेंटीन यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे पेंटीन वाले पार्ट में 1 या 2 देने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है वो हम लोग आगे देख लेंगे। बट ब्रोमीन का ब्रोमो आ गया, उसके अलावा साइक्लिक कंपाउंड का साइक्लो आ गया, 5 कार्बन से तो पेंट आ गया, और अगर अल्कीन था यहाँ पे तो इन वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो अभी तक जितने भी कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर किए, हर में 5 कार्बन था, और सब के नोमेनक्लेचर में ही पेंट वर्ड लगाया हम लोग। जहाँ अल्केन था उधर अल्केन लगाया सर पीछे। 3 क्यों आया? कहाँ पे, क्या बोल रहे हैं? 7th वाले में 3 किस लिए लिखा गया? थ्री वाला पार्ट हम 7th मेंशन वाले में 3 करेंगे। किस लिए लिखा गया? थ्री थ्री क्यों आएगा हम बोले तो ये बताएंगे क्यों आया है, अभी के लिए बस देखो नाम नाम में डिफरेंसेस देखो। तो हर एक कंपाउंड्स में 5 5 कार्बन थे तो पेंट वर्ड लगाते चले गए, और उसके अलावा जहाँ पे अल्केन था उधर लास्ट में एन लगाए, अगर अल्कीन था तो इन लगाए, मतलब 5 कार्बन पेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई 5 की जगह 6 होगा तो हेक्स लगा देंगे, 7 होगा तो हेप्ट लगा देंगे, बट उसके साइड में हम लोग का अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है, इस चीज को एन इन आइन से डिनोट कर रहे होते हैं हम लोग नॉर्मली। सबसे पहला कंसिडरेशन ये लेके चल रहा होता है। उसके अलावा अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो वर्ड लगाएंगे, अगर साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तो साइक्लो वर्ड नहीं लगाएंगे। उसके अलावा पेरेंट चेन से जो भी ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं डायरेक्टली, जो भी ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं इन जनरल अपार्ट फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप, उन सब चीज़ों को हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, और सबसे शुरू में नाम लिखा जाता है उसका। जैसे जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन वाला पार्ट एक सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम लोग सबसे शुरुआत में लिखेंगे, मतलब हमेशा सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट का नाम बिल्कुल नोमेनक्लेचर के या नाम के स्टार्टिंग में रखा जाता है। पोजीशन रखते हैं हम लोग साथ में, नहीं रखते हैं वो सब चीज़ हम लोग रूल्स के साथ डिस्कशन करते जाएंगे। लेकिन यहाँ भी ब्रोमो सबसे शुरुआत में रखा गया, यहाँ ब्रोमो शुरुआत में रखा गया, इधर भी ब्रोमो सबसे आगे में रखा गया, इधर 4 नंबर में ब्रोमो सबसे आगे में रखा गया, मतलब सबसे शुरुआत में हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम आराम से लिखते हुए चल सकते हैं। पहला चीज, अगर मान लो ये कंपाउंड दे रखा, तो इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम लोग पेंटेन 1 ऑल दे सकते हैं। तो यहाँ 5 कार्बन है, लेकिन ये जो ओ एच ग्रुप है इसमें हम लोग पीछे नाम लिख रहे हैं। पेंटेन तो है ही क्योंकि पहले भी यहाँ था ग्रुप और यहाँ भी, और इसमें ई भी नहीं होगा एक्चुअल में, बस इतना। अब इस पूरे पार्ट, पेंटेन वाला पार्ट तो एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ 5 कार्बन है, और अल्केन है तो पेंटेन लिख दिया। लेकिन ओ एच वाला पार्ट जो यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट है उसके लिए हम लोग बाहर नाम मेंशन नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग पीछे ओ एल मतलब ऑल करके नाम मेंशन कर रहे हैं। पेंटेनॉल, तो उसमें पेंटेन 1 ऑल या 1 पेंटेनॉल भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेसिकली नोमेनक्लेचर में ये पूरा नाम पेंट, फिर अल्केन का एन, उसके बाद कुछ ऐड कर रहे हैं हम लोग। तो जब हम लोग ये ओ एच ग्रुप डाले तो नाम पीछे आया। और 10th क्लास में सुना होगा कि ओ एच वाला पार्ट को हम लोग एक फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, एल्कोहल। तो जब इस तरह का एक फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसका नाम पीछे रखते हैं हम लोग। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर ढंग से देखें तो एक तो 5 कार्बन के लिए पेंट था, उसके अलावा अल्केन अल्कीन अल्काइन के लिए एन ई 9 हो गया, उसके अलावा अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो हो गया। तो हम ऐसा नाम लिखते चले जाते हैं, जैसे एक तो पेंट वर्ड था, दूसरा अल्केन अल्कीन अल्काइन ये पार्ट था, उसके अलावा साइक्लो वर्ड मेंशन किया हुआ था, उसके अलावा ब्रोमो वर्ड कहीं कहीं पे मेंशन कर रहे थे, और अभी अल्कोहल आया था तो ऑल भी वर्ड मेंशन किए। एक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में ये टोटल 5 पार्ट होगा जो अपने को कंसिडर करना होता है। हमेशा किसी भी कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में 5 पार्ट हो सकता है, ऐसा जरूर नहीं कि होना कोई मस्ट है कि पांचों होना चाहिए। होने के लिए मेनली बस ये चीज होगा, ये होना मस्ट कंडीशन है और ये होना मस्ट कंडीशन है, मतलब ये दोनों रहेगा ही रहेगा।
बाकी हो सकता है या हो सकता ना हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये दोनों मस्ट कंडीशन है, और उसके अलावा बाकी चीज़ें हो सकती हैं। और इन 5 पार्ट्स में ये जो पेंट वाला पार्ट है, इस चीज़ को हम लोग नॉर्मली वर्ड रूट बोला करते हैं। और वर्ड रूट वाला पार्ट इस चीज़ को डिनोट करता है कि कंपाउंड के पेरेंट चेन में या मेन चेन में, जैसे हम लोग जब भी कभी कंपाउंड को देखेंगे तो हर एक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स डिसाइड किए गए हैं। उन रूल्स में सबसे पहला रूल ये होता है, किसी भी टाइप का ग्रुप हो, जैसे हम लोग अल्केन का नोमेनक्लेचर करेंगे, अल्कीन अल्काइन का नोमेनक्लेचर करेंगे, फिर उसके अलावा फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट का नोमेनक्लेचर करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे, साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे। किसी भी पार्ट के नोमेनक्लेचर में जाएंगे, हमेशा सबसे पहला काम पेरेंट चेन डिसाइड करना होता है, जिसको डिसाइड करने के लिए कुछ कुछ रूल्स हैं जो हम लोग को फॉलो करना होगा। और उस पेरेंट चेन में या मेन चेन में या प्रिंसिपल चेन भी बोला जाता है उस चीज को, पेरेंट चेन, मेन चेन या प्रिंसिपल चेन, उस पेरेंट चेन, मेन चेन या प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन्स है, इस चीज को हम लोग वर्ड रूट से नॉर्मली डिनोट करने की कोशिश करते हैं। तो वर्ड रूट वाला पार्ट हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट्स पेरेंट चेन और मेन चेन। प्रिंसिपल चेन भी वर्ड यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितने कार्बन है पेरेंट चेन में, ये वर्ड रूट से हम लोग एसोसिएट करेंगे। उसके अलावा इसके पीछे, वर्ड रूट के पीछे क्या हम लोग लिखते हैं, तो जो भी चीज नाम के पीछे लिखाता है उसको हम लोग नॉर्मली सफिक्स बोला करते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं सफिक्स को, बताओ भाई कोई। प्रत्यय, हाँ हिंदी में प्रत्यय बोलते, प्रत्यय, और आगे जो लगता है उसको उपसर्ग। उपसर्ग, हाँ वही तो हम लोग का जो प्रत्यय है सफिक्स, वो इसमें सबसे पहले जो आएगा वहां पे मेंशन किया था एन, इन, या फिर हम लोग आइन लगा सकते हैं वहां पे। जैसे अल्केन है तो हम लोग एन लगाए, अगर अल्कीन है तो इन लगाए, अगर अल्काइन है तो आइन लगाए। अगर मान लो कि अल्कीन और अल्काइन दोनों है, तो अल्कीन का इन, अल्काइन का आइन, तो इनाइन वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। इस चीज को हम लोग सफिक्स बोला करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऊपर अभी देखा था कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बाद अल्कोहल का ओल भी था, मतलब फंक्शनल ग्रुप का भी पार्ट था। तो हम लोग ये जो सफिक्स वाला पार्ट होता है, इस सफिक्स वाले पार्ट में नॉर्मली एक टर्म लगा देते हैं जिस चीज को प्राइमरी सफिक्स बोला करते हैं। सर पढ़ा है। हाँ मालूम है, 10th क्लास में कराया, लेकिन फिर भी एक बार रिमाइंड करा रहे हैं इस चीज को, ठीक है। तो इस केस में वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स वाला पार्ट की टर्म मेंशन करेंगे। उसके बाद एक और वापस से हम लोग सफिक्स लगा रहे हैं, तो उस चीज को हम लोग सेकेंडरी। सेकेंडरी सफिक्स आराम से बोल सकते हैं। और ये सेकेंडरी सफिक्स वाला पार्ट एक फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो इस केस में बस मेंशन कर सकते हैं रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल ग्रुप। ये सबसे बेसिक पार्ट जो अपने को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या है, तो वर्ड रूट के आगे जो चीज लगेगा उस चीज को हम लोग प्रीफिक्स बोल सकते हैं। और उसमें भी सेम चीज, हम लोग का सबसे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स होगा, और ये पार्ट केवल साइक्लो के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर साइक्लो वर्ड हुआ, मतलब साइक्लिक कंपाउंड है, तो ये लगाना है। तो अगर साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तो साइक्लो वर्ड नहीं लगाना है, ऐसा आराम से बोल सकते हैं। और उसके पहले हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स वर्ड मेंशन करेंगे, जो चीज हम लोगों के सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे जो ब्रोमीन वाला पार्ट था, उस चीज को अगर हम लोग को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग आराम से सब्स्टिट्यूएंट्स के थ्रू मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो एक नोमेनक्लेचर में ये टोटल 5 पार्ट्स होंगे जो अपने को कंसिडर करते हुए काम करना है। हर एक पार्ट का अपना सिग्निफिकेंस है। और वर्ड रूट वाला पार्ट 10th क्लास में नॉर्मली पढ़ने का चीज होता है। प्रियांश और आदित्य, तुम दोनों को इसी ध्यान रखना है। अगर एक कार्बन होता है तो उसका लिस्ट दे रखा है मिथ, अगर 2 कार्बन होगा तो उस केस में एथ, फिर प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ये हम लोग 10 कंपाउंड्स का नाम थोड़ा ध्यान रखते हैं नंबर ऑफ कार्बन के रिस्पेक्ट में। मिथेन इथेन नहीं है यहाँ पे, वर्ड रूट केवल मिथ है। एन जब लग जाएगा तो अल्केन होता, जब इथेन होगा तो इसका मतलब हम लोग अल्केन वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। तो वर्ड रूट केवल मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, केवल ये नाम होंगे। ये इसमें हम लोग एन, इन, आइन वाले पार्ट को मेंशन नहीं कर रहे होंगे। तो इस नोमेनक्लेचर के 5 पार्ट्स का थोड़ा ध्यान रखना। एक कंपाउंड के अंदर नोमेनक्लेचर करते वक्त हमेशा 5 पार्ट रखा जाता है मैक्सिमम। उसमें से कुछ पार्ट प्रेजेंट हो सकता है, कुछ एब्सेंट हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम ये दोनों नाम, वर्ड रूट और दूसरा प्राइमरी सफिक्स वाला पार्ट। इन दोनों के अलावा बाकी जो भी चीजें होंगी वो सारे के सारे चीजें हम लोग के कंपाउंड के अंदर हो सकती है प्रेजेंट हो सकता है एब्सेंट हो, डिपेंड करेगा कौन से टाइप की हम लोग बात कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे कुछ कुछ जनरल रूल्स हैं जिसको हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होगा। जैसे
सबसे पहला पार्ट ये कि फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट क्या होता है, ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट के कितने नाम हैं, इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। वो नाम हम फटाफट मेंशन करते जा रहे हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तुम लोगों को, जिसको तुम लोगों को देखना है बेसिकली, हाँ ये भी सब फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। और वो नाम हम मेंशन भी नहीं कर रहे हैं, उस नाम को हम कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, जैसे फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन हम नहीं बता रहे, डेफिनेशन वाले पार्ट में हम केवल मेंशन कर रहे हैं तुम लोगों के डेफिनेशन क्या होता है। 10th क्लास में ये चीज सुना भी होगा तुम लोगों ने। वैसे ग्रुप्स या वैसे हम लोग ग्रुप ऑफ एटम्स की बात करें बेसिकली, वैसे एलिमेंट्स या वैसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जो पूरे कंपाउंड के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कराता है, उस चीज को हम लोग आराम से फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं। और इन फंक्शनल ग्रुप में हम कुछ नाम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, वो क्या नाम होगा हम एक एक करके देखते चले जाएंगे। तो अगर मान लो कि हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट का बेसिक डेफिनेशन कंसिडर करना है, तो हम लोग सिंपली ये चीज बोल सकते हैं, वैसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो पूरे कंपाउंड के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी वाले पार्ट को डिटरमाइन कराता है, दोज आर कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। और वैसे 10th क्लास में डेफिनेशन दे रखा होगा तुम लोगों के, जहाँ पे हम लोग ये मेंशन भी करते हैं कि एक छोटा सा टर्म होता है शायद होमोलोग, सवाल में दे रखा था ना कहीं पे होमोलोग्स, किसी क्वेश्चन में, बताओ कोई, बुकलेट में कहीं सवाल में दे रखा था क्या होमोलोग्स वाला पार्ट? बोलो भाई कोई। सर आप दिए नहीं थे वो क्वेश्चन। वो क्वेश्चन होमवर्क नहीं दिया था फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट में, सर ये होमोलोग्स वाला पार्ट नहीं दिए थे क्या? चलो ठीक है, कोई नहीं। जैसे अगर हम लोग फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट की बात करें, तो उस केस में दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे एक चीज़ हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं, मान लो एक ग्रुप होता है ओ एच, तो OH वाले पार्ट को नॉर्मली हम लोग 10th क्लास में मेंशन करते हैं अल्कोहल होता है, ठीक है, ये लिखने का नॉर्मल सा तरीका है। लेकिन जब हम लोग नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में जैसे OH वाला ग्रुप दे रखा, और 10th क्लास में हम लोग एक और फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं जिसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड नॉर्मली बोल सकते हैं। तो अगर मान लो कि हम लोगों का ये OH ग्रुप दे रखा, तो ये तो चलो ठीक है, नॉर्मल अल्कोहल हो गया। बट एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, हम लोग एक छोटा सा टर्म यूज किया करते हैं, इस चीज को हम लोग कार्बोनिल कार्बन बोला करते हैं। लिखने का एक तरीका होता है कार्बोनिल कार्बन। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में अगर ये OH ग्रुप अल्कोहल है, लेकिन ये OH ग्रुप वाला पार्ट किसी कार्बन चेन से अटैच्ड है, तब तो इसको हम लोग अल्कोहल बोलेंगे। कोई एक नॉर्मल कार्बन चेन अटैच्ड है तो उससे हम लोग अल्कोहल बोलेंगे। लेकिन अगर यही OH वाला ग्रुप किसी नॉर्मल कार्बन चेन से अटैच ना होकर के एक C डबल बॉन्ड O से अटैच हो गया, मतलब ये कार्बोनिल कार्बन से अटैच हो गया, तब उस केस में ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है, ये ग्रुप अपना प्रॉपर्टी अल्कोहल के जैसा शो नहीं करेगा। जैसे अल्कोहल वाला पार्ट एक बेस के जैसा बिहेव करता है, वाटर के रिस्पेक्ट में बेस के जैसा बिहेव करता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट एक एसिड के जैसा बिहेव करता है। तो अगर हम लोगों का ये OH ग्रुप वाला पार्ट डायरेक्टली एक कार्बन चेन से अटैच ना होकर के किसी C डबल बॉन्ड O के साथ अटैच हो गया, तब इस केस में फिर हम लोग इस ग्रुप के टर्म में इसको अल्कोहल नहीं बोलेंगे, इसका फंक्शनल ग्रुप का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। इस चीज को हम लोग आराम से कार्बोक्सिलिक एसिड मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो इस तरह के एक पार्ट का ध्यान रखना। जैसे अगर हम लोगों के पास हेलोजन दे रखा, तो 10th क्लास में फंक्शनल ग्रुप दे रखा था क्या? हमको एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, 10th क्लास में फंक्शनल ग्रुप है क्या एक्स वाला पार्ट? हाँ सर। Yes, sir. क्या नाम है Yes, इसका? sir. सर बताओ भाई। लेकिन अब नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब नहीं पढ़ना पड़ेगा मतलब? सिलेबस सिलेबस से हटा गया। सही में? मतलब रिड्यूस हो गया होगा। अच्छा, सही है। एनटीएससी सिलेबस कार्बन कम हुआ है, डेविड्स हमको पता कंपाउंड नहीं चल कितना रहा बड़ा है। पार्ट हटा दिया गया सर। एनटीएससी का कोई सिलेबस कम नहीं हुआ। एनटीएससी में तो 11th क्लास की भी चीजें रहती है कुछ कुछ, तो एनटीएससी का सिलेबस कम नहीं हुआ है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। कार्बन कंपाउंड का बहुत सिलेबस हटा दिया सर। यार हमको देखना पड़ेगा कार्बेंट्स कंपाउंड में क्या सिलेबस हटा है, एक्चुअली हम नहीं देखे हैं। क्या पूरा टॉपिक हटा फायदा दिया? भी कुछ नहीं है सर, क्या कीजिएगा, पढ़ा दीजिएगा। नहीं, पढ़ा तो देंगे, बट क्या क्या टॉपिक हटाया उसमें? चलो ठीक है, छोड़ो। एक्स वाले पार्ट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेसिकली, ये बताओ। हेलो। हेलोजन कोई फंक्शनल ग्रुप तो हम लोग नहीं बोला करते वैसे। हेलोजन तो चलो ठीक है, वो तो रहता ही है एक्स,
लेकिन जब ये कार्बन चेन के साथ अटैच होता है तो हम लोग नॉर्मली नाम में वर्ड अल्काइल हैलाइड मेंशन करते हुए चलेंगे। लिखने का तरीका होगा अल्काइल हैलाइड वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर यही हेलोजन वाला पार्ट हम लोगों के साथ सी डबल बॉन्ड ओ से अटैच्ड है तो इस केस में ये हेलोजन जो है वो अपना प्रॉपर्टी थोड़ा चेंज कर लेता है और इसका नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग यहाँ पे टर्म असाइल हैलाइड वर्ड यूज करना शुरू कर देते हैं। असाइल हैलाइड, केवल अल्काइल हैलाइड नहीं, यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा असाइल हैलाइड, या फिर यहीं पे टर्म हम लोग आराम से एसिड हैलाइड भी यूज कर सकते हैं। लिखने का एक तरीका हो सकता है कि अगर हम लोग का हेलोजन वाला पार्ट कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो उस केस में अल्काइल हैलाइड, लेकिन अगर वही हेलोजन वाला पार्ट कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच्ड है तो वहाँ पे टर्म हम लोग एसिड हैलाइड आराम से यूज करते हुए काम कर सकते हैं। ये बड़ा सिंपल सा टर्म होगा जो हम लोग मेंशन करेंगे। दूसरा उसके अलावा जैसे अगर मान लो NH2 है तो NH2 अगर कार्बन चेन से अटैच्ड है तो हम लोग टर्म फिर से एक बार बोलो, आवाज आवाज क्लियर नहीं आया। यार ज्योत्सना आवाज नहीं आ रहा क्लियर। टाइप करके भी बोल सकते हैं मेरे हिसाब से। टाइप करके बोल सकते हैं अरे सर। मतलब बता सकते हैं। सर चैट ऑफ रखे ना। चैट ऑफ नहीं है, चैट तो ऑन है, कर सकते चैट। चलो जैसे मान लो अमाइन वाला पार्ट दे रखा है तो NH2 अगर मतलब खाली आप पे कर सकते हैं। NH2 अगर कार्बन चेन से अटैच्ड है तो उस केस में अमाइन बोल सकते हैं। बट अगर यही कार्बन चेन वाले पार्ट से NH2 अटैच नहीं होगा, सी डबल बॉन्ड O अगर प्रेजेंट होगा तो इस केस में इस चीज को हम लोग अमाइड सॉरी अमाइन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग टर्म आराम से अमाइड मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ फंक्शनल ग्रुप है, इनका नाम तुम लोग को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो हम बाकी बैचेस में बोला करते कि नाम याद रखा करो। बट तुम लोग जब बार बार ये नाम देखते चले जाओगे ना, बार बार इसी रिपीट होता जाएगा, तो अगर बार बार रिपीट होगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा तुम लोगों को कि हम लोग के कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप एग्जैक्टली दे रखा है। बस हम एक बार सबका ओवरव्यू तुम लोग को दे रहे हैं कि पूरे अभी से लेके क्लास 12 तक में हम लोग को क्या क्या चीज़ें एज अ फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करनी है। सर वो ऊपर वाला एसिड की तरह बिहेव करता है, ऊपर वाला एसिड की तरह बिहेव करता है मतलब ये ग्रुप इसकी बात कर रहे हैं क्या? यस। नहीं, एसिड की तरह बिहेव तो नहीं करता है एग्जैक्टली क्योंकि आ, हम लोग एसिड का मतलब ये समझते हैं जो मीडियम में जाने पे H+ है, तो एसिड के जैसा बिहेव नहीं करता। लेकिन एसिड के जगह पे हम लोग एक छोटा सा टर्म यूज करते हैं इलेक्ट्रोफाइल, जो ऑलमोस्ट लेविस एसिड के जैसा ही है, तो इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करता है। और वैसे एसिड हलाइड वर्ड यूज करना इस चीज को डिनोट नहीं कर रहा कि वो एसिड के जैसा बिहेव कर रहा है। एसिड हलाइड इस चीज को मेंशन कर रहा है कि हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से इस चीज को बना रखे हैं, मतलब जो हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड है हम लोग इस कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट से इस एसिड हलाइड का प्रिपरेशन आराम से करा सकते हैं। ये लिखने का तरीका होगा RC डबल बॉन्ड OH वाला जो पार्ट है उसके थ्रू हम लोग एसिड हलाइड या फिर असाइल हलाइड का फॉर्मेशन करा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो हम एक बार तुम लोगों को सारे फंक्शनल ग्रुप का नाम दिखा रहे हैं, वो नाम थोड़ा ध्यान रखना ताकि जब हम लोग नोमेनक्लेचर में इन सबको यूज करें तो कंफर्टेबल रहे, उसमें कोई दिक्कत निकल के ना आए तुम लोगों को। ठीक है, और अभी हम लोग ऑर्डर की बात नहीं कर रहे, अभी केवल नाम वाला पार्ट देखते चले जाओ। हम केवल उसको क्लासीफाई इस तरीके से कर रखे हैं ताकि समझने में आसानी हो। जैसे सबसे पहला नाम अल्कोहल दे रखा, तो अल्कोहल को OH से डिनोट करते हैं। अगर वो OH कार्बन चेन से अटैच्ड है तो अब तो अल्कोहल बोलेंगे, लेकिन अगर वही OH वाला ग्रुप C डबल बॉन्ड O से अटैच्ड है तो उस केस में हम लोग वहाँ पे उस चीज को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, वो अल्कोहल नहीं कहलाएगा। और उसमें भी ये ध्यान रखना है जैसे C डबल बॉन्ड OH या COOH कंप्लीटली भी हम लोग आराम से लिखते हुए काम कर सकते हैं, लिखने का एक नॉर्मल सा तरीका हो सकता है। दूसरा पार्ट शायद 10th क्लास में पढ़ा होगा, ईथर वाला पार्ट। जैसे अगर ऑक्सीजन है उसके एक एंड पे हाइड्रोजन है और दूसरी एंड पे कार्बन है, तब तो उस केस में हम लोग उसको अल्कोहल बोलेंगे। बट अगर एक एंड पे हम लोग कार्बन चेन डाल दें और दूसरे एंड पे कार्बन चेन डालना ही डालना है, तो उस केस में अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हुआ तो हम लोग का फंक्शनल ग्रुप ईथर होगा। तो बेसिकली OR ग्रुप बोलेंगे या फिर ऐसा टाइप से भी लिख सकते हैं इस चीज को। लेकिन अगर वही OR ग्रुप वाला पार्ट एक कार्बोनिल कार्बन से अटैच हो जाएगा, OR अगर एक C डबल बॉन्ड O से अटैच्ड है, तो इस केस में हम लोग का फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट इथर नहीं रह जाएगा, वहाँ पे टर्म ईस्टर आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ईस्टर फंक्शनल ग्रुप मेंशन करके काम किया, उसका स्ट्रक्चर आराम से डिनोट कर सकते हैं।
तीसरा पार्ट जैसे साइनाइड वाला पार्ट दे रखा, तो साइनाइड वाले पार्ट में C ट्रिपल बॉन्ड N, इस चीज को हम लोग साइनाइड बोलते हैं, या फिर इसी के नोमेनक्लेचर में हम लोग नाइट्राइल वर्ड भी आराम से यूज कर सकते हैं। उसी की जगह पे आइसोसाइनाइड है, जैसे अगर CN हुआ तो साइनाइड, अगर NC हुआ मतलब नाइट्रोजन वाला पार्ट बॉन्डेड एटम है, तो वहाँ पे हम लोग टर्म आइसोसाइनाइड वर्ड आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो इस केस में आइसोसाइनाइड में NC या फिर NC। और ध्यान रखना है इस चीज में एक चीज का, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला पार्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हम लोग लिखते केवल NC नॉर्मल तरीके से ही है, रहता है यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही होता है, ठीक है। फिर उसका नाइट्रो ग्रुप NO2 से डिनोट करेंगे हम लोग, R के साथ NO2 नाइट्रो ग्रुप हो जाएगा। एल्डिहाइड 10th क्लास में सुन रखा है, CHO C डबल बॉन्ड O के साथ H। कीटोन वाले पार्ट में दोनों तरफ कार्बन चेन होगा, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर कार्बन चेन है तो कीटोन। उसके बाद अल्काइल हैलाइड अभी ऊपर मेंशन किया था, अगर R के साथ अटैच्ड है तो अल्काइल हैलाइड, लेकिन अगर वही ग्रुप X वाला पार्ट C डबल बॉन्ड O के साथ अटैच्ड है, वहां पे हम लोग एसिड हैलाइड या एसाइल हैलाइड बोल सकते हैं। एक ये फंक्शनल ग्रुप ध्यान रखने लायक है एसिड के केस में, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके अलावा सल्फोनिक एसिड, ये दोनों हम लोग नॉर्मली सल्फोनिक एसिड के जैसा मेंशन करते हैं। और 10th क्लास में जैसे वहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक था सोप एंड डिटर्जेंट फॉर्मेशन, वहाँ पे मेंशन किया जाता है कि सोप्स वाले पार्ट में हम लोग के पास बहुत ही लार्ज कार्बन चेन के सल्फोनेट सॉल्ट्स होते हैं। तो सल्फोनेट सॉल्ट वाले पार्ट का मतलब है सल्फोनिक एसिड का जो सॉल्ट बनेगा उस चीज को हम लोग सल्फोनेट सॉल्ट बोल सकते हैं। तो काफी लार्ज स्ट्रक्चर C17 C18 C19 इस तरह के बड़े बड़े कार्बन चेन्स वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो सल्फोनिक एसिड वाला पार्ट दूसरा एसिड है जो हम लोग को नॉर्मली एसिड के जैसा कंसिडर करना है। उसके बाद एनहाइड्राइड, तो एनहाइड्राइड वाले पार्ट में C डबल बॉन्ड O, उसके साथ ऑक्सीजन के बाद वापस से C डबल बॉन्ड O, मतलब बेसिकली ऑक्सीजन के दोनों तरफ हम लोग के पास C डबल बॉन्ड O का स्ट्रक्चर अटैच्ड है, ऑक्सीजन के एक तरफ नहीं। जैसे ईस्टर में क्या था कि हम लोग के ऑक्सीजन के एक तरफ C डबल बॉन्ड O था, एक तरफ कार्बन चेन था, बट अगर दोनों तरफ C डबल बॉन्ड O अटैच हो जाएगा तब उस केस में इस चीज को हम लोग एनहाइड्राइड बोलना शुरू कर देंगे। फिर अगर ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर होता है तो हम लोग थायो वर्ड लगा सकते हैं, तो थायो एल्कोहल बोलो या इन जनरल थायोल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक ये भी नाम ध्यान रखना, मर कैप्टन। उसके बाद अमाइन, शायद लास्ट क्लास में मेंशन किया था, नाइट्रोजन वाले पार्ट से 3 कार्बन चेन अटैच है तो अमाइन। अगर 2 कार्बन चेन अटैच है तो 2 डिग्री अमाइन, अगर 1 कार्बन चेन अटैच है तो 1 डिग्री अमाइन। और उसी में अगर नाइट्रोजन से एक C डबल बॉन्ड अटैच्ड है तो वहाँ पे हम लोग अमाइड वर्ड यूज करेंगे। अगर यहाँ पे एक और C डबल बॉन्ड अटैच्ड है लेकिन एक ही कार्बन चेन अटैच्ड है एक्स्ट्रा, तो 2 डिग्री अमाइड। और अगर 2 हाइड्रोजन और एक C डबल बॉन्ड अटैच्ड है तो 1 डिग्री अमाइड बोल सकते हैं। वैसे एक और चीज है, एक ये भी तरह का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है कि नाइट्रोजन वाले पार्ट के साथ हम लोग के दोनों तरफ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन या तीनों तरफ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, वहाँ पे हम लोग टर्म इमाइड यूज करना शुरू करते हैं। बट हम लोग इमाइड को एज अ फंक्शनल ग्रुप कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि आ, हम लोगों के पूरे नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में या फिर हम लोगों के आगे के टॉपिक्स में भी इमाइड वाले पार्ट का कहीं कोई यूज नहीं है, अपार्ट फ्रॉम केवल एक जगह, वो भी एक सर्टेन कंडीशन है जहाँ पे हम लोग इस चीज का यूज करना है, अदरवाइज हम लोग इमाइड वाला पार्ट नॉर्मली वर्ड यूज नहीं करेंगे। हाँ बोलो, कोई डाउट है? सर जैसे हम लोग एनहाइड्राइड पढ़े हाँ, तो हम लोग एनहाइड्रस वॉशिंग सोडा ये सब बोलते हैं, तो उससे कोई कनेक्शन है क्या? नहीं नहीं नहीं, दोनों से कनेक्शन बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? सर उससे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाता है, तो बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं कि अगर वाटर रिमूव हो गया, जो उसने अपना वीडियो ऑफ कर लो, अगर वाटर हम लोग का रिमूव, ये क्या बोलते हैं, किसी भी कंपाउंड से वाटर रिमूव हो गया तो एनहाइड्रस बोल सकते हैं। तो जैसे अगर मान लो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरा एक और कार्बोक्सिलिक एसिड लेके चल रहे हैं हम लोग, तो इन दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के यूनिट से अगर हम लोग एक H2O हटा दें, केवल एक H2O दोनों को मिला करके, तो यहाँ पे हम लोग एनहाइड्राइड वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोग एक्चुअल में 2 एसिड से एक H2O को रिमूव कर रहे हैं, तभी जाके एनहाइड्राइड बन रहा है। कोई रिलेशन नहीं है, बट हो सकता है शायद उसी की वजह से ऐसा नाम दिया गया होगा, ठीक है। बट एनहाइड्रस थोड़ा अलग चीज होता है, वहाँ से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हटता है, बट यहाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं हट रहा, 2 मॉलिक्यूल में से एक जगह से OH और एक जगह से H वाला पार्ट रिमूव हो रहा है, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? किसी को भी कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है तो एक काम कर सकते हैं, जैसे हम कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हो सकता है तुम लोगों को फंक्शनल ग्रुप का नाम याद ना हो, तो हम ऊपर दिखा देंगे तुम लोगों को फंक्शनल ग्रुप का नाम।
इस कंपाउंड इन कंपाउंड्स में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये आइडेंटिफाई करो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन कौन से टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स है ये आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन ढंग से नोट करना और ऊपर हम लिस्ट दिखा देंगे, उस लिस्ट से उसको मैच करा करके देखना। सर एक अगर सिर्फ सिंपल कार्बन चेन है और एक कार्बन चेन जिसमें बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड है, तो दोनों में कोई डिफरेंस होगा क्या, जैसे स्टेबिलिटी वगैरह पे? फिर से बोलो एक बार। एक अगर सिंपल कार्बन चेन है, जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और एक जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड है, तो कुछ स्टेबिलिटी या फिर कोई फैक्टर पे अफेक्ट होगा उसपे? बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अगर रहेगा तो उसमें जैसे डाइपोल टाइप का चीज क्रिएट होगा, काफी स्ट्रांगली क्रिएट होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जितने भी होंगे वो कार्बन के अलावा कोई दूसरे एटम से एसोसिएटेड होंगे। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन मतलब हेलोजन हो गया, सल्फर हो गया। तो अगर कार्बन के अलावा कोई भी दूसरा एटम लेंगे तो उन सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी हाई होगा, और हो सकता है इन केस हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। तो बॉइलिंग पॉइंट वाले पार्ट में डेफिनेटली डिफरेंस पड़ेगा ही पड़ेगा, या मेल्टिंग पॉइंट वाले पार्ट में, जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टी है उन सब में डिफरेंसेस क्रिएट होंगे ही होंगे। दोनों क्वेश्चंस नोट करो। नोट करने के बाद ऊपर का लिस्ट हम दिखा देंगे तुम लोगों को, फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट के कंपाउंड्स का सारा लिस्ट। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? यार आवाज नहीं आ रहा, बोल कौन रहा है और क्या बोल रहा है? एक बार डिस्कनेक्ट करके वापस से कनेक्ट करो, तुम्हारा आवाज एकदम क्लियर नहीं। शायद अरविंद, अरविंद तुम बोल रहा है ना? हाँ सर, वही बोल रहा है। आवाज नहीं आ रहा है एकदम बिल्कुल। लाइट वाइट है तुम लोग क्या? नहीं सर। लाइट तो है सर। 2-3 घंटे से नहीं है है लाइट। सर। इधर तो लाइट कट गया है जब से आंधी आया है। क्या बोल रहा है अरविंद? ऑक्सीजन का दूसरा एंड पे कार्बन नहीं है। ऑक्सीजन के दूसरे एंड पे कार्बन नहीं है यहाँ बोल रहा है, ये ऊपर वाले में। सर, एक काम करो, तुम अपना रिकॉर्डिंग करके टेलीग्राम वाले उसमें भेज भेज दो, वहां से हम सुन लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है। मतलब जो बोलना है उसमें ऑडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन होता है, क्योंकि एकदम पता ही नहीं चल रहा क्या बोलना चाह रहा है।
यहाँ भी कुछ धीरे नहीं बोल रखा है, तो यहाँ भी आवाज नहीं आ रहा है। हमको नहीं सुनाई दे रहा है या फिर आवाज ही नहीं आ रहा है। छोड़ दीजिए सर। एक सेकंड यार। अभी ठीक आवाज आया सर? हाँ भी ठीक आवाज आ रहा है। क्या बोल रहा था, बोलो। हाँ, ये बोल रहे थे कि जो हाँ ऊपर वाला स्ट्रक्चर है उसमें हाँ। ऑक्सीजन का दूसरा एंड पे आप कार्बन शो नहीं किए हैं। ऑक्सीजन के दूसरे एंड पे कार्बन शो किए हैं, मतलब उसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में डाल रखे, यही स्ट्रक्चर बोल रहा है ना। यस सर। हाँ, तो वहाँ पे जैसे उसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के जैसा समझ लेना। अगर कुछ नहीं शो किया मतलब वहाँ पे कार्बन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के जैसा एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे नीचे नाइट्रोजन के साथ दे रखा है। ठीक है। ऑल्दो थोड़ा गलत है, लेकिन हम तुम लोगों को बोले थे क्लास में कि हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के जैसा ही चीज मेंशन करेंगे, बस कार्बन मेंशन कर देंगे ताकि समझने में हेडेक ना पड़े। अब उसमें बैठ कर वो ये सोचेंगे कार्बन है कि नहीं है, उसके अच्छा है कि नॉर्मली हम उसको कार्बन के फॉर्मेट में डाल देंगे। ठीक है, बट उसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के जैसा समझ लेना अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो। सर वो एक बार दिखा दीजिए ना, नाइट्रोजन से कार्बन अटैच्ड वाला। क्वेश्चन अगर नोट कर लिया होगा तो हम दिखा देते हैं तुम लोगों को। इस लिस्ट को हम थोड़ा छोटा करके दिखा रहे हैं, तुम लोग अपने उसमें जूम करना चाहेगा तो आराम से जूम कर सकता है। और हम सर लोग पहला में है सल्फोनिक एसिड एक मिनट, आइसोसाइनाइड अल्कोहल। रुक जा रुक जा रुक जा। ठीक है, अपने हिसाब से जूम कर लेना। स्ट्रक्चर नंबर 1 से लेकर अच्छा 12 तक बताना था ना। एक सेकंड रुक जाओ, इसको और नीचे ही कर देता है। 13 एनहाइड्राइड हो गया तो 9 से ही ले लेते हैं। 12 13। ठीक है, चलो देख लो अपने हिसाब से और जूम कर लेना, अपने हिसाब से जूम कर लेना इसमें जो भी लिस्ट चाहिए होगा। 1 से 9। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप पहचानना सीख लो केवल, और जब हम लोग आगे नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में जाएंगे तो वैसे भी कंफर्टेबल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर सल्फोनिक एसिड को ही सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड तो H2SO4 होता है भाई, वो अलग चीज है। वो कार्बन चेन से SO3H अटैच्ड है, यहाँ SOOH H2SO4 है बेसिकली। आगे जब हम लोग सल्फ्यूराइल क्लोराइड यूज करते हैं तो उधर कॉमन नेम आता है सिमिलर टाइप का, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। सर डिटर्जेंट सल्फोनिक एसिड से प्रिपेयर सल्फोनिक करते हैं एसिड क्या? के जो, हाँ सल्फोनिक एसिड के जो सॉल्ट्स होते हैं उसको हम लोग मतलब सोडियम और पोटेशियम जो सॉल्ट्स होते हैं उसको यूज करते हैं हम लोग डिटर्जेंट्स के लिए। डिटर्जेंट्स में नहीं, कभी एक चीज देखना, जैसे शैम्पू जो होता है ना, शैम्पू में डब्बे पे देखना उसका कॉम्पोजिशन दे रखा होता है कहीं पे, वहां पे तुम लोग को मिलेगा ये नाम। अगर बन गया होगा तो अपना हाथ रेज कर देना या फिर डिस्कशन करने के लिए बोल देना। प्रियांश का तो बन गया शायद से, बाकी लोग ट्राई करो।
नाइट्रोजन के साथ CH2 तो इसको क्या बोलते नाइट्रोजन के साथ हैं? CH2 यहाँ नाम नीचे दे रखा है 16 नंबर। अमाइड। बढ़िया। बाकी जिन लोगों का ये बनता जाएगा फटाफट हाथ रेस कर लेना ताकि डिस्कशन शुरू कर ले हम लोग। एलिमेंट्री क्वेश्चन है बट सर आप 2 ही क्वेश्चन दिए हैं ना? हाँ हाँ 2 ही क्वेश्चन दिया, 2 ही क्वेश्चन दिया। एलिमेंट्री क्वेश्चन है बट बस इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए बस दिया है ये चीज। बढ़िया। अनूप से बन गया, अरविंद भी बन गया, बाकी लोग भी ट्राई करो। CH2 का है जो तो कार्बन चेन है ना। क्या बोल रहे हो? नाइट्रोजन से अगर CH2 अटैच्ड है, CH2 CHO, तो CHO से मतलब मत रखना। जैसे ये स्ट्रक्चर में हम बोले थे तुम लोगों को कि अगर नाइट्रोजन वाले पार्ट से C डबल बॉन्ड O अटैच्ड होगा तो इस चीज को हम लोग ओवरऑल अमाइड बोला करेंगे। मतलब अगर नाइट्रोजन से हम लोग का कार्बोनिल कार्बन अटैच्ड है तो हम लोग का फंक्शनल ग्रुप अमाइड बन जाएगा। अब वो CHO है या CHO के जगह पे यहाँ पे कार्बन चेन रखा हो उससे मतलब नहीं हम लोगों को। ज्योत्सना का भी बन गया, बाकी लोग अद्वय, आदित्य और प्रियांश फटाफट बनाओ। अद्वय का भी बन गया, आदित्य, प्रियांश। तुम लोगों को हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो क्योंकि तुम लोगों को ये पहली बार चीज सुनने में आ रहा है हैंड थोड़ा। का ऑप्शन नहीं आ रहा, टैब यूज नहीं करता हूँ जनरली। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ जिंदगी में बहुत परेशानी रहता है अभी। अरे दिखा वो क्लैप के नीचे का। अच्छा चलो, तो डिस्कशन शुरू करते हैं, 1 मिनट। हाँ चलो ध्यान दो। जैसे अगर हम लोग फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट में ये नोमेनक्लेचर करना मतलब जज करना शुरू करें तो सबसे पहले तो एक काम करना, छोटा सा काम करना है, बहुत जरूरी भी होगा। फंक्शनल ग्रुप का बेसिक मतलब ये होता है कि कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम, हमेशा फंक्शनल ग्रुप में कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम होगा ही होगा। तो जैसे यहाँ OH है, ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होगा, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी फंक्शनल ग्रुप होगा, इधर भी फंक्शनल ग्रुप होगा, नीचे सल्फर ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप होगा। तो नॉर्मली एक चीज देखा करना, जैसे OH है तो OH वाला पार्ट अगर सिंपली कार्बन से अटैच्ड है, कार्बन चेन से अटैच्ड है, इसका मतलब अल्कोहल होगा। जहाँ कहीं भी कार्बन कोई भी एटम ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, अगर वो C डबल बॉन्ड O से अटैच्ड है तो फंक्शनल ग्रुप डेफिनेटली वहाँ चेंज हो जाएगा। जैसे दूसरे वाले केस में CHO दे रखा है तो CHO का मतलब सिंपली हम लोग इसको एल्डिहाइड के जैसा कंसिडर कर सकते हैं, तो ये पार्ट तो एल्डिहाइड हो गया। इसके ऊपर वाले केस में ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है बट दोनों तरफ कार्बन चेन से अटैच्ड है। तो अगर दोनों तरफ कार्बन चेन से अटैच्ड है तो इस पूरे यूनिट को, मतलब केवल ऑक्सीजन को नहीं, उस पूरे यूनिट को इंक्लूडिंग कार्बन, जो छोटा कार्बन चेन है उसको इंक्लूड करके हम लोग ओवरऑल नाम ईथर आराम से मेंशन कर सकते हैं, पहला चीज। उसके बाद SO3H अभी जस्ट मेंशन किया, सल्फोनिक एसिड वाला पार्ट है। उसके बाद NHCHO, तो जैसे CHO वाला पार्ट एल्डिहाइड होता है बट अगर मान लो कि NHCHO मेंशन करें, मतलब NH के साथ C डबल बॉन्ड O H मेंशन कर रहे हैं, तो अगर ये नाइट्रोजन वाले पार्ट को कंसिडर करके चले तो अमाइन होना चाहिए। लेकिन अगर यही नाइट्रोजन C डबल बॉन्ड O से अटैच्ड है तो इसका फंक्शनल ग्रुप का प्रॉपर्टी चेंज हो गया, ये अमाइन नहीं कहलाएगा, इस चीज को हम लोग आराम से अमाइड बोल सकते हैं। तो टोटल मिला के 5 फंक्शनल ग्रुप है अमाइड। और अमाइड का डिग्री अगर बोलेंगे तो ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच्ड है, इसका मतलब आराम से हम लोग 2 डिग्री अमाइड मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो पहले वाले केस में 5 फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड, अल्कोहल, ईथर, सल्फोनिक एसिड, और सबसे लास्ट में हम लोग अमाइड मेंशन कर सकते हैं। सो फंक्शनल ग्रुप्स का याद करने का तरीका। फंक्शनल ग्रुप को याद मत करो, हम सजेशन नहीं देंगे क्योंकि जैसे ये चीजें बार बार रिपीट होंगी। अभी जैसे नोमेनक्लेचर चलेगा तो नोमेनक्लेचर में भी ये चीज रिपीट होगा, तो वो याद करने को मतलब वो इतने यूज टू हो जाएंगे कि अपने आप याद हो जाएगा। जैसे मान लो कि हम तुमसे बोलते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन का क्या ज्योमेट्री होता है, बताओ अद्वय।
जब कोई बोलता है तो उसका नेट गायब हो जाता है। इसको साउंड नहीं जा रहा है। चलो थोड़ा आगे वाले पार्ट पे जाते हैं। थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी तुम लोग भी ध्यान रखना कि जैसे फंक्शनल ग्रुप को याद नहीं करना है, वो इतना प्रैक्टिस की चीज है, मतलब करते 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 अपने आप हो जाएगा। कुछ एक लिस्ट है, जैसे जब हम लोग शेप और हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट डिस्कस कर रहे थे, तो उस टाइम पे जिस तरीके से हम लोग बोले थे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये हम लोग का ज्योमेट्री होगा। तो वो एक चीज तो तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, वो भी प्रैक्टिस करते करते अपने आप यूज टू हो जाते हैं, उसमें दिक्कत नहीं होता है। लेकिन नोमेनक्लेचर में जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट को कंसिडर करेंगे, तो फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर के टाइम पे एक लिस्ट होगा, उसको याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ फंक्शनल ग्रुप तो हम बोले कि 16-17 है, बट नोमेनक्लेचर में 11 ही फंक्शनल ग्रुप काम के हैं। और वो 11 फंक्शनल ग्रुप जो हम लोग को यूज करने होंगे, उनको यूज करने से पहले भी जैसे हम लोग जब उसको लिस्ट में अलाइन करना शुरू करेंगे, तो कुछ एक सीक्वेंसिंग है, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद फिर चीजें प्रैक्टिस करते 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 बार बार लिस्ट देखते 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 अपने आप याद हो जाएगा। उसको अलग से याद करने की तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तो सजेशन नॉर्मली नहीं दिया करते हैं, क्योंकि हमको भी ऐसे ही याद हो गया था, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अपने आप प्रायोरिटी आ जाता है। अब याद रहे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का क्या ज्योमेट्री होता है? सर ट्रायंगल ट्रायंगल sp3 में टेट्रा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। तो इस लिस्ट को याद करने का कोई तरीका बताया था क्या? बोला था कि एक दो बार पढ़ लेना और प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस को, तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो एग्जैक्टली सेम टाइप से यहाँ पे भी क्वेश्चंस जैसे बार बार देखते जाएंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, आपको अलग से याद रखने की इसको जरूरत नहीं है, वो लिस्ट को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ ये है कि जैसे कभी कभी ये लिस्ट देख लेना कि अच्छा ऐसा ही फंक्शनल ग्रुप होता है क्या, ऐसा ही फंक्शनल ग्रुप होता है क्या, नोमेनक्लेचर में आएगा, रिपीटेटिव मोड में आएगा, तो वहां तो दिख जाएगा। बट उसके बाद कभी कभी घूमते फिरते देख लिया करना कि ये भी एक फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट है, ऐसा भी एक फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट हो सकता है। ठीक है प्रियांश, कोई डाउट है तुमको? नो सर, सर वही आंसर किया। ठीक है ओके। चलो तो जैसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 वाले पार्ट में। अगर फंक्शनल ग्रुप को कंसिडर करना शुरू करें, तो जहां जहां हमको ऑक्सीजन दिखेगा, जैसे इधर ऑक्सीजन दिखा, दूसरा ऑक्सीजन जहां एटम चेंज हो गया कार्बन के अलावा, तीसरा यहाँ, चौथा, इधर पांचवा। अब हो सकता है कि उधर जो एटम्स दे रखे हो सिंगल हो या फिर कंबाइंड फॉर्म में दे रखे हो, जैसा भी दे रखा हो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे OH ग्रुप है, तो ये सिंगल एटम एल्कोहल है, क्योंकि OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच तो एक नॉर्मल कार्बन चेन है। नाइट्रोजन वाला पार्ट भी एक सिंगल एटम है, और नाइट्रोजन वाला पार्ट केवल नॉर्मल कार्बन चेन से अटैच्ड है, तो इसके इसमें इस चीज को हम लोग आराम से अमाइन बोल सकते हैं। और अमाइन वाले पार्ट में भी इस चीज को हम लोग आराम से 3 डिग्री अमाइन बोल सकते हैं। मतलब लिखने का एक तरीका होगा 3 डिग्री अमाइन। अगर मान लो हम लोग ये ऊपर वाले पार्ट की बात करते हैं COOH, तो मालूम है अपने को कि COH वाला पार्ट अगर एक ही जगह एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब हम लोग आराम से एसिड वर्ड मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। मान लो इस राइट साइड वाले पार्ट की बात करते हैं, तो एक तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है जिसके एक तरफ नॉर्मल कार्बन है, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है जिसके नॉर्मल एक तरफ कार्बन है। और उसके अलावा ऑक्सीजन वाले पार्ट में हम लोग के साथ C डबल बॉन्ड O अटैच्ड है। तो अगर ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन चेन प्रेजेंट है और ये ग्रुप किसी C डबल बॉन्ड O के साथ अटैच्ड है, तो उस केस में ये पूरा का पूरा यूनिट को हम लोग आराम से इथर बोला करेंगे। ईस्टर नहीं बोल सकते, इस चीज को हम लोग इथर बोलना शुरू कर देंगे। उसके अलावा COOCH3, तो जैसे इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आइडेंटिफाई करते वक्त इसके स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करके सोचना पड़ेगा। कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं? तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन वाला पार्ट एक दे रखा, फिर उसके अलावा एक और ऑक्सीजन, फिर एक CH3 दे रखा। तो बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या बना सकते हैं यहाँ पे? तो बॉन्ड स्ट्रक्चर वाले पार्ट में C के साथ OCH3। प्रॉब्लम इसमें यह है कि कार्बन वाले पार्ट का हम लोगों का एक वैलेंसी नीचे चला गया, एक ऑक्सीजन के साथ चला गया, मतलब 2 ही वैलेंसी कवर हो रहा है, 2 वैलेंसी बाकी है। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर गलत है। तो क्या ऑप्शन है? तो अगर इस तरह का स्ट्रक्चर गलत है, तो यहाँ वाले पार्ट में एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना देना, तो C डबल बॉन्ड O और उसके अलावा OCH3। तो इस केस में OCH3 ग्रुप अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन या कार्बोनिल कार्बन से अटैच्ड है, तो फिर से यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट है वो ईस्टर कंसिडर करते हुए काम कर सकता है। तो फंक्शनल ग्रुप को ये पहचानने का पार्ट थोड़ा ध्यान रखना, और लिस्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। हम कभी कभी रिमाइंड करा दिया करेंगे, नोमेनक्लेचर के टाइम पे ऑलरेडी 11 फंक्शनल ग्रुप्स रिमाइंडेड फॉर्म में चलेंगे, वो अपने आप वहां तक याद हो जाना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, फिर इन सब एग्जांपल्स के उधर बाद हम इथर लोग क्यों आया? वहां पे किसमें, इथर इसमें, क्यों आया? यहाँ पे यस सर।
इसमें और क्या होना चाहिए था वैसे, ये बताओ, अगर इथर नहीं होगा तो। ईस्टर। सॉरी, तो हम ईस्टर ही तो बोल रहे थे। नहीं नहीं, ईस्टर ईस्टर, सॉरी लिख दिया गलत, गलती से हम ईथर लिख दिया। ईस्टर, ईथर केवल इतना पार्ट है, अगर वो कार्बोनिल कार्बन से अटैच है तो उस केस में ईस्टर वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो इस केस में हम लोग ईस्टर आराम से बोल सकते हैं। और इन सब के बाद जैसे फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट तो हो गया, अब इन सब के बाद जैसे हम लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ 16 जो लिस्ट बताए, इन 16 लिस्ट वाले पार्ट में हम लोग के नोमेनक्लेचर के टाइम पे जो जो नाम हम क्रॉस कर रहे हैं वो सबके सब फंक्शनल ग्रुप के जैसा कंसिडर नहीं किया जाता है। जैसे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, ईथर वाला पार्ट फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ऑल्दो ये प्रॉपर्टी शो करता है, रिएक्शन में भी अलग तरीके से बिहेवियर शो करेगा, लेकिन इसको नोमेनक्लेचर के केस में फंक्शनल ग्रुप के जैसा नहीं माना जाता है। नोमेनक्लेचर में ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप है, कंपाउंड के प्रॉपर्टी को डिटरमाइन भी करता है, बट नोमेनक्लेचर में इस ग्रुप को हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं, वहां पे इसको एज अ फंक्शनल ग्रुप कंसिडर नहीं करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल जो अपने को ध्यान रखना होता है। उसके बाद हम लोगों का ईस्टर वाला पार्ट फंक्शनल ग्रुप है, साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है, आइसोसाइनाइड वाला पार्ट फंक्शनल ग्रुप तो है, लेकिन इसको नोमेनक्लेचर में भी यूज नहीं किया जाता है अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर में, तो इसको हम लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे। ये पूरा ग्रुप ही अपने काम कर रही है, ना सब्स्टिट्यूएंट के जैसा और ना ऐसे फंक्शनल ग्रुप के जैसा। नाइट्रो जो ग्रुप है इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप के जैसा कंसिडर नहीं करेंगे, इसको नोमेनक्लेचर में हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ट्रीट करेंगे। तो एक हेलोजन हो गया और दूसरा नाइट्रो ग्रुप हो गया, सॉरी हेलोजन नहीं, एक ईथर हो गया और दूसरा नाइट्रो ग्रुप हो गया। और उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। अल्काइल हैलाइड का ये जो हेलोजन है, ये पार्ट को हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे, इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप के जैसा ट्रीट नहीं करेंगे। असाइल हैलाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। एनहाइड्राइड ऑल्दो फंक्शनल ग्रुप तो है, लेकिन इसका नोमेनक्लेचर अलग से रखा जाता है, मतलब इसको नॉर्मली फंक्शनल ग्रुप्स में कंसिडर नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग नोमेनक्लेचर में यूज नहीं कर सकते एज अ फंक्शनल ग्रुप, लेकिन हम लोगों के स्कोप में जो सिलेबस है उसके हिसाब से एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर अलग से ही रखा जाता है। इसको फंक्शनल ग्रुप्स के लिस्ट में नोमेनक्लेचर के टाइम पे भी हम लोग कंसिडर, ये मतलब इंक्लूड करते हुए काम नहीं करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग का थायोल वाला पार्ट फंक्शनल ग्रुप है, अमाइन वाला पार्ट फंक्शनल ग्रुप है और अमाइड वाला पार्ट भी फंक्शनल ग्रुप है। तो टोटल 16 ग्रुप से 16 में से हेलोजन को हटा दिया, वो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ईथर को हटा दिया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, नाइट्रो ग्रुप को हटा दिया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो बचा अपने पास 13 ग्रुप, और उसमें जो एनसी था आइसोसाइनाइड, वो अपने काम का नहीं है, उसको हटा दिया। मतलब टोटल 12 फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे होंगे जिसको नोमेनक्लेचर के लिए हम लोग यूज करेंगे। लेकिन उसमें जो एनहाइड्राइड वाला पार्ट है, वो एनहाइड्राइड वाले पार्ट को हम लोग अलग से ही डिस्कस करेंगे, उसको नॉर्मल केसेस के जैसा हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे होते। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना होता है। इन सब चीजों के बाद, इन सब इंट्रोडक्शंस के बाद, जैसे हम लोग सबसे पहला जो नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे वो बेसिकली अल्केन का नोमेनक्लेचर होता है। सबसे पहला नोमेनक्लेचर वाला पार्ट, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, बिल्कुल सिंपल अल्केन टाइप का स्ट्रक्चर। अब उसमें पॉइंट क्या क्या होगा ये ध्यान रखना है। जैसे हम लोग नोमेनक्लेचर में टोटल 5 पार्ट डिस्कस करेंगे। एक अल्केन का नोमेनक्लेचर हो गया, दूसरा अनसैचुरेशन का नोमेनक्लेचर, और अनसैचुरेशन वाले पार्ट में अल्केन हो गया, या फिर सॉरी अल्केन नहीं, अल्कीन हो गया, या फिर हम लोग अल्काइन वर्ड यूज कर सकते हैं आराम से। अल्कीन अल्काइन दोनों में से कुछ भी रहा, इसको हम लोग एज अ अनसैचुरेशन कंसिडर करते हुए काम करेंगे, ये नॉर्मली लिखने का तरीका होगा। तीसरा पार्ट जो अपने को कंसिडर करना है वो नॉर्मली हम लोग साइक्लिक कंपाउंड कंसिडर कर सकते हैं। साइक्लिक कंपाउंड को वैसे हम लोग कहीं भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो हम साइक्लिक कंपाउंड को, या फिर एक काम करते हैं, चलो पहले हम फंक्शनल ग्रुप ले लेंगे। हम लोग नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में तीसरा पार्ट जो डिस्कस करेंगे वो फंक्शनल ग्रुप होगा। फिर उसके बाद जो चौथा पार्ट आएगा उसमें हम लोग साइक्लिक कंपाउंड की बात करेंगे, और पांचवें वाले पार्ट में बेंजीन के जैसे जो एरोमेटिक कंपाउंड है, केवल बेंजीन के जैसे स्ट्रक्चर, बाकी का नोमेनक्लेचर हम लोग के काम का नहीं है, बाकी का कॉमन नेम काम का है बट नोमेनक्लेचर अपने काम का नहीं है। तो ये 5 पार्ट का हम लोग नॉर्मली डिस्कशन करेंगे एक एक करके। सबसे पहले अल्कीन का नोमेनक्लेचर, अनसैचुरेशन में अल्कीन अल्काइन दोनों कवर होगा, बट उसमें एक छोटा सा पॉइंट ये है, जैसे शुरू के जो 4 पार्ट, सॉरी 5 पार्ट की जो बात कर रहे हैं, हर एक पार्ट में सबसे पहला कंसिडरेशन ये होगा कि हम लोग को पेरेंट चेन डिसाइड करना है। उस पेरेंट चेन के हिसाब से वर्ड रूट क्या हम लोग डिफाइन करें, ये आइडेंटिफाई करना सबसे जरूरी टास्क होगा हम लोग का। तो सबसे पहला काम, चाहे कैसा भी पार्ट हो, अल्केन हो या फिर अल्कीन अल्काइन हो, फंक्शनल ग्रुप हो, पहला काम पेरेंट चेन या मेन चेन आइडेंटिफाई करना है अपने को।
कैसे कर सकते हैं आइडेंटिफाई, तो उससे रिलेटेड रूल्स को हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ भाई इससे रिलेटेड ये रूल्स है, इससे रिलेटेड ये रूल्स है, इससे रिलेटेड ये रूल्स है, इससे रिलेटेड ये रूल्स है। या रूल्स वाले पार्ट को आइडेंटिफाई करना मस्ट कंडीशन है सबसे पहले। और वो जो रूल्स हैं उनको थोड़ा याद रखना पड़ेगा प्रैक्टिस करते वक्त भी, इन जनरल भी। क्योंकि जैसे नोमेनक्लेचर हम इसलिए बोलते हैं अच्छे से प्रैक्टिस करना है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में एक सवाल होता है, 12th बोर्ड में एक सवाल फिक्स है कि रहेगा ही रहेगा नोमेनक्लेचर का, और लोगों से वो भी नहीं बनता है कभी कभी। तो एक सवाल उधर रहेगा, दूसरा नीट में एक सवाल फिक्स रहता है कि रहेगा ही रहेगा। मेंस और एडवांस में से किसी एक एग्जाम में नॉर्मली रहेगा नोमेनक्लेचर का सवाल, और एडवांस में नॉर्मली 5-6 साल 4 साल के बाद एक बार जरूर दिया जाता है। जैसे 2019 में दिया गया था लास्ट ईयर नोमेनक्लेचर का सवाल, और बहुत सारे लोगों से वो नोमेनक्लेचर गलत हुआ था। वो एरोमेटिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर था, बहुत सारे लोगों से वो नोमेनक्लेचर गलत हुआ था। तो ये थोड़ा गड़बड़ चीज है, आंसर गलत नहीं होना चाहिए नोमेनक्लेचर का। लोग उसको बहुत लाइटली लेते हैं कि इतना हल्का टॉपिक इसमें क्या रखा है, लेकिन ये रूल्स याद होने चाहिए नोमेनक्लेचर के, क्योंकि सवाल पूछना मस्ट कंडीशन है, तो इसलिए याद रखना बहुत ही जरूरी होगा। तो उन रूल्स का थोड़ा ध्यान रखना होगा अपने को कि हम लोग पेरेंट चेन कैसे डिसाइड करते हैं। तो जैसे सबसे पहला जो केस है अपना अल्केन का नोमेनक्लेचर, इसमें सबसे पहला पार्ट जो हम लोग को डिसाइड करना है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। मतलब हर जगह पे लिखने का सबसे पहला कंसिडरेशन अपना यही होगा, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन बोलो या मेन चेन बोलो, उससे कोई मतलब नहीं है, ये हमेशा लिखने का एक तरीका होगा। अब उस सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, अच्छा सॉरी एक छोटा सा पार्ट रह गया, एक सेकंड रुक जाओ। अल्केन के नोमेनक्लेचर के पहले हम लोग को कुछ रूल्स का ध्यान रखना होगा, जनरल रूल्स है कुछ, जैसे अभी ऊपर जो मेंशन किया कि इन सब फंक्शनल ग्रुप को हम लोग हमेशा एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं। तो उस तरह का कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को थोड़ा अपने को ध्यान रखना होगा। जिसमें सबसे पहला पॉइंट, हेलोजेंस वाले जो ग्रुप है एक्स, उसको दूसरा हम लोग ईथर, और तीसरा नाइट्रो ग्रुप, इस चीज को हम हमेशा सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ट्रीट करते हैं, और ऑलवेज कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। ये सबसे बेसिक रूल है जो अपने को ध्यान रखना होगा, हमेशा इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ट्रीट करेंगे, सबसे पहला पार्ट। और सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट में जैसे अगर x है, तो x वाले पार्ट का जो सब्स्टिट्यूएंट नेम है इसको हम लोग हेलो लिखते हैं। हेलो का मतलब जैसे अगर क्लोरीन हो गया तो उस केस में क्लोरो वर्ड यूज कर सकते हैं, अगर ब्रोमीन हो गया तो उस केस में हम लोग ब्रोमो वर्ड यूज कर सकते हैं, और अगर आयोडीन हो गया तो आयोडीन वाले पार्ट में हम लोग आयोडो वर्ड यूज करते हैं, अगर फ्लोरीन हो गया तो फ्लोरो वर्ड यूज कर सकते हैं। ये सबसे पहला कंसिडरेशन है जो अपने को ध्यान रखते हुए काम करना होगा। एक सेकंड इसको अभी हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे NO2 जो ग्रुप है, NO2 वाले पार्ट के सब्स्टिट्यूएंट नेम में भी हम लोग नाइट्रो वर्ड यूज करेंगे। और उसके अलावा जो ईथर है उसको थोड़ा ढंग से समझना। ईथर वाले पार्ट में जैसे ये OR ग्रुप दे रखा, तो अगर ये OR ग्रुप पूरा का पूरा पार्ट एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसके नोमेनक्लेचर में हम लोग वर्ड एल्कोक्सी यूज किया करते हैं। एल्कोक्सी में जो अल्क वाला पार्ट है, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग इस कार्बन में, मतलब ये जो R वाला कार्बन है, इसमें कितने कार्बन होंगे। तो अगर हम लोगों के पास इस तरह का स्ट्रक्चर दे रखा, मान लो O के साथ CH3, तो CH3 मतलब एक कार्बन है, अगर एक कार्बन है तो हम लोग मिथ वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो सब्स्टिट्यूएंट होगा इसका नाम हम लोग आराम से मिथॉक्सी वर्ड यूज करके मेंशन कर सकते हैं, मिथॉक्सी लिख करके नाम लिख दिया। अगर मान लो यहाँ पे O के साथ C2H5 हुआ, और C2H5 में भी ये स्ट्रक्चर CH2CH3 मतलब इथाइल टाइप का स्ट्रक्चर, तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग नोमेनक्लेचर में आराम से इथॉक्सी वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर हम लोगों के इसी ऑक्सीजन वाले पार्ट के साथ 3 कार्बन का चेन हुआ C3H7, तो इस केस में हम लोग आराम से प्रोपेन वाले पार्ट से वर्ड प्रोपॉक्सी यूज करते हुए काम कर सकते हैं। तो ये नाम थोड़ा ध्यान रखना। अगर हेलोजन हुआ तो हेलो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। अगर NO2 ग्रुप हुआ तो नाइट्रो, और अगर OR ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, ईथर हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो उसमें जितने कार्बन्स हैं उससे हम लोग ये अल्क वाला पार्ट डालेंगे। और वो एक कार्बन है तो मिथ, अगर 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, इस तरीके से नोमेनक्लेचर आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो ये 3 फंक्शनल ग्रुप है जो हमेशा एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किए जाएंगे, इस एक चीज का ध्यान रखना, पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट जो अपने को ध्यान रखना है, इसमें हम लोग ऐसा मेंशन कर सकते हैं, नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट are always written along with their
पोजीशन। जैसे ऊपर नोमेनक्लेचर में मेंशन कर रहे थे हम लोग 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन, 3 ब्रोमोपेंटेन, तो हमेशा हम लोग पोजीशन के साथ इन सब्स्टिट्यूएंट्स वाले पार्ट का नाम लिखा करते हैं हमेशा। अगर 1 ब्रोमोपेंटेन है मतलब पहले कार्बन पे, अब कार्बन में 1 ब्रोमो में 1 कहाँ से आया या 2 कहाँ से आया, उसके लिए रूल्स है कि हम लोग कार्बन चेन में जो चेन होगा उसका नंबरिंग कर सकते हैं। अब नंबरिंग में 1 2 रखे या फिर 1 2 दूसरे साइड से रखे, उस चीज में आएंगे हम लोग। लेकिन हम लोग जब पेरेंट चेन डिसाइड करेंगे तो उस पेरेंट चेन का नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे मान लो कि एक चेन है बेसिकली, जो होता है ना सिक्कड़, जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तो बेसिकली लिंक्स हैं। तो हर एक कार्बन को लिंक करके हम लोग ऐसा एक चेन बना रखे हैं। तो जब भी एक पेरेंट चेन होगा तो उसका बेसिक मतलब ये है कि एक रस्सी है जिसमें 2 एंड पॉइंट्स होंगे। अब एक एंड से नंबरिंग शुरू करो, तो जैसे लेफ्ट से नंबरिंग शुरू किया तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा किया, या राइट साइड से नंबरिंग शुरू किया, राइट एंड पॉइंट है तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा नंबरिंग शुरू किया। लेकिन एक चेन जब सेलेक्ट कर लेंगे तो उसका नंबरिंग करना ही करना है, और उस नंबरिंग के रूल्स के हिसाब से सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोजीशन पे आया उस पोजीशन के साथ हमेशा सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा करते हैं हम लोग। तो नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट आर ऑलवेज रिटेन अलोंग विद देयर पोजीशंस, पहला चीज। उसमें एक चीज का ध्यान रखना है, सब्स्टिट्यूएंट्स अगर एक से ज्यादा हुए, जैसे मान लो केवल ब्रोमीन था तो दिक्कत नहीं था, बट ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों होता, तब क्या करें? ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन तीनों हुआ, तब क्या करें? तो नोमेनक्लेचर में पहले किसको लिखें? तो उस केस में हम लोग मेंशन कर सकते हैं इस चीज को, अल्फाबेटिकल ऑर्डर is considered for arrangement of substituent. Alphabetical order is considered for arrangement of substituent. जैसे वन मान लो कि ब्रोमीन दे रखा और क्लोरीन वाला पार्ट का क्लोरो वाला पार्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है, और मान लो फ्लोरो भी एग्जिस्ट कर रहा है सब्स्टिट्यूएंट के जैसा, और इथॉक्सी एग्जिस्ट कर रहा है, और इन चारों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब इन चारों को नाम में हम लोग को लिखना है। तो चारों को एक साथ तो लिख नहीं सकते, डेफिनेटली पहले किसी को लिखेंगे बाद में किसी को लिखेंगे। तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे यहाँ बी है पहले, फिर यहाँ सी है, फिर यहाँ पे एफ है और यहाँ पे ई है, तो पहले ब्रोमीन वाले पार्ट का बी आएगा, क्लोरीन का सी वाला पार्ट अल्फाबेटिकली सेकंड नंबर पे आएगा, और ई एफ में पहले ई आएगा तो इसको थर्ड नंबर पे डालेंगे, और फ्लोरो वाले पार्ट को हम लोग लास्ट नंबर पे डालेंगे। तो जब नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन और इथॉक्सी, इन चारों का पोजीशन तो रखेंगे ही, लेकिन पोजीशन के साथ साथ उनको जब हम लोग नोमेनक्लेचर में लिख रहे होंगे तो उनको उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो पहले ब्रोमो जाएगा, फिर उसके बाद क्लोरो जाएगा, फिर इथॉक्सी का नंबर आएगा, तब उसके बाद फ्लोरीन का नंबर आएगा। तो वही चीज यहाँ मेंशन किया हुआ है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज कंसिडर्ड फॉर द अरेंजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। एक ये पार्ट जो ध्यान रखना है। इसके अलावा चौथा एक ये पॉइंट है जो ध्यान रखने लायक है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट रिपीट होता है, मान लो कि 2 बार ब्रोमीन आ गया, तो ब्रोमो फिर ब्रोमो लिखेंगे तो नाम ज़्यादा बड़ा होता है। तो उससे अच्छा हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के रिपीटिशन के लिए वहाँ पे 2 3 4, जैसे अगर रिपीटिशन हुआ तो रिपीटिशन वाले पार्ट में हम लोग आराम से, जब 2 बार रिपीटिशन हुआ तो डाई वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जब 3 बार हुआ तब इस केस में ट्राई वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जब 4 बार हुआ तब इस केस में टेट्रा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जब 5 बार हुआ तो इस केस में पेंटा, फिर उसके बाद हेक्सा, ऑक्टा, हेप्टा, इस टाइप से नाम मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम लोग का रिपीटिशन होता है, मान लो ब्रोमीन का रिपीटिशन हुआ तो हम लोग आराम से डाई ब्रोमो लिख सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर मान लो एक ब्रोमीन वाला पार्ट 1 पोजीशन पे है और दूसरा ब्रोमीन 4th कार्बन पे है, मान लेते हैं, तो नोमेनक्लेचर में हम लोग इसको 1,4 डाई ब्रोमो ऐसा लिखेंगे। मतलब दोनों पोजीशन को लिखना है, केवल एक को नहीं लिखना है, दोनों ब्रोमीन के पोजीशन को लिखना है। तो 1,4 ऐसा लिख देंगे और साथ में डैश देके डाई ब्रोमो मेंशन कर सकते हैं, पहला चीज। दूसरा, इसी से एसोसिएटेड एक और पॉइंट होता है और ये ध्यान रखने लायक होता है, डाई ट्राई टेट्रा ऑफ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। अब जैसे सिंपल सब्स्टिट्यूएंट वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स भी तो रहता होगा। तो अभी जैसे सिंपल जो बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है, इस चीज पे आते हैं। तो डाई ट्राई टेट्रा ऑफ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट आर नॉट कंसिडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, are not considered for
अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो जैसे ये जो डाई ब्रोमो लिखे, इस डाई ब्रोमो वाले पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर करें क्लोरो वाले पार्ट से कि अल्फाबेटिकली पहले किसको डालेंगे, तो ये डाई ब्रोमो वाले पार्ट में हम लोग का ये जो डाई ट्राई टेट्रा है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये केवल एक रिपीटिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्रोमीन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। और ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के केस में एक रिपीटिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखेंगे। पहले ब्रोमीन का मतलब ब्रोमो वाले पार्ट का बी आएगा और नीचे क्लोरो वाले पार्ट का सी आएगा। तो अल्फाबेटिकली अभी भी ब्रोमो पहले जाएगा और क्लोरो वाला पार्ट बाद में ही जाएगा, अगर हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करते हैं तो। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन छोटे छोटे पॉइंट्स का इन जनरल ध्यान रखना है तुम लोगों को कि ऐसा ऐसा एक चीज होता है। अच्छा हाँ, एक और चीज, ये एक लास्ट पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम द पेरेंट चेन या मेन चेन या प्रिंसिपल चेन भी बोल सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम द पेरेंट चेन ऑल द चेन्स एसोसिएटेड, या ऑल द साइड चेन बोल सकते हैं, या ब्रांच भी बोल सकते हैं हम लोग इस चीज को, ऑल द साइड चेन्स एसोसिएटेड will be considered as substituent, will be considered as substituent। अगर पेरेंट चेन वाला पार्ट नहीं है, मतलब कोई भी एक कार्बन चेन पेरेंट चेन नहीं है, तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं तुम लोगों को, कि मान लो ये कंपाउंड दे रखा और इस कंपाउंड वाले पार्ट में अभी के लिए हम बता रहे हैं कि पेरेंट चेन वाला पार्ट ये है, ये पेरेंट चेन है मान लेते हैं। तो एक बार पेरेंट चेन डिसाइड हो गया तो उस पेरेंट चेन से जो भी ग्रुप्स अटैच्ड होंगे अपार्ट फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो भी ग्रुप्स अटैच्ड होंगे वो पूरा का पूरा ग्रुप एक सब्स्टिट्यूएंट के जैसा कंसिडर किया जाएगा। तो इस केस में ये जो पेरेंट चेन था ये तो ठीक है चेन हो गया, बट इस चेन वाले पार्ट से जो भी ग्रुप्स अटैच्ड हैं उसको हम लोग आराम से सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर कोई कार्बन चेन वाला पार्ट हम लोग का प्रेजेंट है तो उसको हम लोग आराम से सब्स्टिट्यूएंट के जैसा कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो अगर मेन चेन नहीं है तो फिर हम लोग सीधा उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हुए काम कर सकते हैं। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे मान लो कि हम लोग ऐसा बोले, अभी के लिए इतना सिंपल लैंग्वेज में एक चीज बोल सकते हैं कि अल्केन में जरूरत भी पड़ेगा कि सर यहाँ पे जैसे पेरेंट चेन तो ये कार्बन हो गया, बट अपना साइड चेन वाला पार्ट भी तो कार्बन चेन ही है, तो अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो इस एक चीज का ध्यान रखना, अगर अल्केन वाला पार्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो यहाँ पे हम लोग टर्म में अल्काइल वर्ड यूज किया करते हैं। अल्काइल का मतलब जैसे अगर हम लोग का CH3 ग्रुप पेरेंट चेन से अटैच्ड है, मान लो यहाँ पे पेरेंट चेन वाला पार्ट है, तो उससे CH4 अटैच नहीं हो सकता क्योंकि एक बॉन्ड हाइड्रोजन काट के पेरेंट चेन से अटैच हुआ है। तो CH3 वाला अगर ग्रुप है तो इसके इसमें एक ही कार्बन है और मीथेन से आया है बेसिकली, तो मिथाइल लगा सकते हैं। अगर C2H6 इथेन होता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा के पेरेंट चेन में इस ग्रुप को अटैच करना मतलब C2H5, तो मिथाइल के जगह पे हम लोग नाम आराम से इथाइल यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग का C3H8 प्रोपेन होता है तो अगर पेरेंट चेन में अटैच करेंगे तो C3H7 वाला पार्ट, यहाँ वाले पार्ट में हम लोग नाम आराम से प्रोपाइल वर्ड यूज करते हुए काम कर सकते हैं। तो अगर एक अल्केन वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट है तो वहाँ पे नाम में हम लोग अल्काइल वर्ड यूज करेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट और पोजीशन के साथ ही मेंशन करेंगे जैसा हम लोग मेंशन करते चले जा रहे थे। इन कुछ रूल्स का थोड़ा ध्यान रखना होता है। अब इसके बाद हम लोग अल्केन के नोमेनक्लेचर में जा सकते हैं और उसके बाद फिर इन रूल्स की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम एग्जांपल्स में बोलते भी जाएंगे और कुछ एग्जांपल्स तुम लोग को खुद से भी सॉल्व करना होगा। जैसे मान लो सबसे पहला पार्ट अल्केन हो गया, तो एल्कीन वाले पार्ट में सबसे पहला जो रूल कंसिडर करना है वो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन वाला पार्ट, ऐसा हम मेंशन करके चल रहा है। तो अगर हाँ नो बोलो। सर C3H5 रहेगा तो साइड चेन में C3H5 अगर होगा तो अल्कीन होगा या अल्कीन होगा या अल्काइन होगा? अल्कीन होगा। अल्कीन होगा कि अल्काइन होगा? और मतलब C3H5, हाँ C3H5 अल्कीन, C3H6 अल्कीन C3H रहेगा और हाँ C3H6 वाला पार्ट अल्कीन हो जाएगा तो C3H5 अल्कीन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अल्कीन वाला पार्ट रहेगा तो वहाँ पे नोमेनक्लेचर में हम लोग नाम अल्कीनाइल वर्ड यूज करेंगे, लेकिन अभी के लिए क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट के जैसा आ ही नहीं सकता, अगर अल्केन रहा तो अल्कीन वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट नहीं बन सकता है। तो ये अल्कीन के रूल्स में पता चल जाएगा। तो जैसे ही हम अल्कीन वाला पार्ट मेंशन करेंगे तो फिर से तुम लोगों को कुछ सब्स्टिट्यूएंट का नाम मेंशन करेंगे हम।
वहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वर्ड यूज करेंगे तो वहाँ पे ये नाम हम वापस से मेंशन करेंगे। वहाँ पे अल्कीन वाले पार्ट को अल्किनाइल बोलते हैं, अल्काइन वाले पार्ट को अल्काइनाइल बोलते हैं, और उसमें कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं जिनको ध्यान रखना होता है। तो हम लोग अल्केन में नॉर्मली ये सब नाम मेंशन नहीं करते, अल्केन को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में रखते हैं। अल्कीन अल्काइन जैसे ही बताते हैं सिंपल तरीके से, उसके बाद कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इंट्रोड्यूस करते हैं, उसमें कुछ और भी नाम मेंशन करते हैं, जैसे अल्काइलिडीन नाम मेंशन करते हैं, उसके अलावा मिथाइलिन नाम मेंशन करते हैं, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, नियोपेंटेन या नियोपेंटाइल, इस तरह का भी नाम वहाँ पे मेंशन करना शुरू करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में वापस इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में जैसे मान लो कि ऐसा मेंशन किया अल्केन वाले पार्ट में कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, तो इस केस में सबसे पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना, हम रूल्स वाइज मेंशन कर रहे हैं कि तुम लोगों को रूल्स प्रायोरिटी में ध्यान रखते हुए काम करना है, जिसमें सबसे पहला प्रायोरिटी जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन का होता है। सबसे पहला प्रायोरिटी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, सबसे पहले इस चीज़ को देखना पड़ेगा। अगर ये चीज़ मान लो कंसिडर नहीं कर पा रहे, जैसे मान लो इसको हम एग्जाम्पल के साथ साथ मेंशन करते चले जा रहे हैं, मान लो अगर ये कार्बन चेन दे रखा और ये, और बोला इसमें पेरेंट चेन डिसाइड करो, तो कितने चेन्स पॉसिबल हैं अगर इसकी बात करें। जैसे मान लो अगर ये होता तो इस कार्बन चेन में तो एक ही चेन पॉसिबल है, मतलब इस कार्बन के एंड पॉइंट से इस कार्बन के एंड पॉइंट तक हम लोग चेन को आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो एक एंड से दूसरे एंड तक हम लोग कार्बन चेन कंसिडर कर लिए। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप होता, केवल एक मिथाइल ग्रुप होता, तो इसके वजह से हम लोग के टोटल कितने पॉसिबल चेन है, तो एक जो था पहले से वो तो रह गया। उसके अलावा अगर हम लोग दो एंड पॉइंट्स को कंसिडर करें, केवल दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करें एक रस्सी से, तो अपना चेन बनता जाएगा। तो इस केस में मान लो यहाँ से शुरू करके ऊपर तक गए तो ये अपना सेकंड वाला कार्बन चेन बन सकता है। या फिर हम लोग ये भी कंसिडर कर सकते हैं, इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक अगर गए तो यहाँ से तीसरा कार्बन चेन भी बन सकता है। तो टोटल मिला के अपने पास 3 कार्बन चेन की पॉसिबिलिटी है। पेरेंट चेन कौन सा होगा, तो पहले रूल के हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जिसमें हो। तो कार्बन चेन 1 में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। तो अगर 7 कार्बन है पेरेंट चेन 1 में, पेरेंट चेन 2 को देख लेते हैं। पेरेंट चेन 2 में A1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है। और पेरेंट चेन 3 वाले पार्ट में 1 2 3 4 केवल 4 कार्बन है। तो सबसे ज्यादा पेरेंट चेन में कार्बन किस में मिल रहा था, पेरेंट चेन 1 वाले पार्ट में। तो ये अपना पेरेंट चेन बन जाएगा, बाकी को हम लोग चेन में कंसिडर नहीं करेंगे। तो पेरेंट चेन ऐसे डिसाइड कर लिया। लेकिन मान लो कि अगर ये सवाल रहा, और इसमें बोल रहे हैं हम लोग कि हम लोग को पेरेंट चेन वाला पार्ट डिसाइड करना है। तो चेन का जो एंड पॉइंट है, फ्लोरीन चेन का पार्ट नहीं है, फ्लोरीन वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट है। तो अगर हम लोग चेन को कंसिडर करना शुरू करें तो एक एंड पॉइंट, दूसरा एंड पॉइंट और तीसरा एंड पॉइंट, तो 3 एंड पॉइंट को मिला के कितना चेन बना सकते हैं, तो 3 चेन आराम से बनाया जा सकता है। एक तो ये चेन हो गया हॉरिजॉन्टल कार्बन चेन 1। उसके अलावा ब्लू से अंडरलाइन कर देते हैं, इस एंड से शुरू किए और एंड पॉइंट 2 तक गए, कार्बन चेन 2। और उसके बाद मान लो ग्रीन वाले पार्ट को मेंशन कर देते हैं, कार्बन चेन 3। तो टोटल 3 कार्बन चेन है। अब 3 कार्बन चेन में कार्बन चेन 1 अगर कंसिडर करें तो 1 वाले पार्ट में हम लोग के पास कितने कार्बन हैं, तो 1 2 3 7 5 6 7 7 कार्बन है। कार्बन चेन 3 में कितने कार्बन है, 5 5 कार्बन। और कार्बन चेन 2 में कितने कार्बन है, 7 7। तो अगर हम लोग के पास इन 3 कार्बन चेन में से एक में तो 5 कार्बन है, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता, इसको छोड़ दिया। बट कार्बन चेन 1 और 3 दोनों में 7 कार्बन है। तो अब क्या करें, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन से तो डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसके वजह से जब दो जगह पे सिमिलैरिटी आएगा तो हम लोग टर्म यूज करेंगे कंपटीशन, कि 1 नंबर चेन में और 3 नंबर चेन में कंपटीशन है, सॉरी 2 नंबर चेन में कंपटीशन है। तो अगर कंपटीशन आएगा तो हम लोग अगले रूल्स पे जाएंगे। जैसे है ना कि मान लो रैंक डिसाइड करना होता है जेई एडवांस में, तो जेई एडवांस में बहुत तरह के रूल्स है, बहुत तरह के। कि पहले तो ये कि अगर मान लो सेम मार्क्स लाए सब लोग तो क्या करेंगे, तो सेम मार्क्स लाने पे हम लोग मैथ्स को प्रेफरेंस पे रखते हैं, जो सब्जेक्ट सबसे डिफिकल्ट होता है उसको प्रेफरेंस में रखा जाता है। ये चीज़ नीट में भी है कि तीनों में अगर सबका मान लो कि 2 स्टूडेंट है जिनका सेम मार्क्स आ गया, तो फिर उसके बाद पहले फिजिक्स का नंबर देखा जाएगा, फिर केमिस्ट्री का और सबसे लास्ट में बायो वाले पार्ट का। तो जो डिफिकल्ट पार्ट है उसको पहले रखा जाएगा। तो जैसे मैथ्स का नंबर देखा गया, फिर फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री का। अगर ये तीनों मार्क्स भी सेम है तब उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि कौन से पेपर में किस तरीके का नंबर आया। फिर उसके बाद वापस से हम लोग रूल्स में आगे जाते केमिस्ट्री क्यों जाते, लिखा जाएगा सर?
अरे मतलब ठीक है, दो में देख लिया गया तो तीसरा देखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, बट ठीक है, बोलते बोलते बोल दिया, ठीक है, भावनाएं समझ गया ना तुम। तो हाँ उसमें सर। जैसे सब्जेक्ट वाइज क्या नंबर आया ये देखा जाएगा। फिर उसके बाद अगर उसमें भी सब चीजें सेम है तो आगे सिमिलरिटी के पॉइंट्स ऐसे मेंशन किए गए हैं जहाँ पे बर्थडे तक देखा जाता है कि बर्थडे वाले पार्ट में जिनका और नंबर सर एज। हाँ जिसका एज वाला पार्ट कम है उसको पहले प्रेफरेंस रखा जाएगा। तो इसीलिए जैसे जैसे वहां पे डिफरेंसेस है वैसे ही यहाँ पे भी से है। जेंडर भी ना हाँ देखा जाता है। जेंडर भी रखा जाता है, ठीक है। तो जैसे वो जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है वो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस यहाँ पे भी है कि अगर एक रूल से कंपटीशन है तो उस रूल को छोड़ करके हम लोग अगले वाले पार्ट में जा सकते हैं। तो सेकंड रूल क्या होगा, तो यहाँ पे फिर हम लोग सेकंड नंबर पे मेंशन करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। और सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या बताया था, पेरेंट चेन से जो भी ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो, जो भी ग्रुप डायरेक्टली, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि हम लोग इसी कार्बन चेन की बात करते हैं, 3 नंबर को हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, पेरेंट चेन 2 की बात करते हैं केवल। तो पेरेंट चेन 2 वाले पार्ट में हम लोग को दिख गया कि एक ही कार्बन चेन है, सॉरी इसको रहने देते हैं। मान लो पेरेंट चेन 1 वाले पार्ट में हम लोग को 7 कार्बन दिखा, पेरेंट चेन 2 वाले पार्ट में भी हम लोग को 7 कार्बन चेन दिखा। अगर हमको सब्स्टिट्यूएंट हाईलाइट करना है तो हम इस केस में एक काम करते हैं, हम ऑरेंज कलर से हाईलाइट कर देते हैं। पेरेंट चेन 1 अगर कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे ये कार्बन चेन से जो ग्रुप अटैच्ड है ये पूरा का पूरा पार्ट अपना सब्स्टिट्यूएंट होगा। मतलब ऑल्दो फ्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है और कार्बन चेन भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन क्योंकि एक पेरेंट चेन से ये पूरा का पूरा यूनिट एक साथ अटैच्ड है, इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं बेसिकली, क्योंकि पेरेंट चेन से एक कार्बन चेन अटैच्ड है तो ये खुद सब्स्टिट्यूएंट हो गया और उस पर एक और फ्लोरीन भी अटैच्ड है। तो अगर पेरेंट चेन से कोई कार्बन सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उसके ऊपर कोई और सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, अब वो कार्बन हो या कुछ और हो, बट सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा का पूरा एक सिंगल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग पेरेंट चेन 1 मान के चलते तो हम लोग को एक सब्स्टिट्यूएंट दिखाई देता, बट अगर हम लोग पेरेंट चेन 2 कंसिडर करके चले, केवल पेरेंट चेन 2 वाला पार्ट, तो पेरेंट चेन 2 वाले पार्ट में ये फ्लोरीन एक सब्स्टिट्यूएंट है और ये जो कार्बन चेन है ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है नंबर में सेम। नीचे वाले पार्ट में अगर कंसिडरेशन लेते हैं तो 2 का एक सब्स्टिट्यूएंट उसमें फ्लोरीन का सब्स्टिट्यूएंट, अभी एक फ्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट और 2 का अलग से सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन अगर हम लोग 2 नंबर सेलेक्ट करें तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग एंटिटी के जैसा बिहेव कर रहा है, जबकि पेरेंट चेन 1 सेलेक्ट करते तो ये दोनों के दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट है पूरा एक सिंगल यूनिट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के जैसा बिहेव करता। मतलब बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम लोग पेरेंट चेन 1 सेलेक्ट करते हैं, एक मिनट, अगर हम लोग पेरेंट चेन 1 वाला पार्ट सेलेक्ट करते हैं 4 5 6 7, तो इस केस में हम लोग को एक डब्बा मिलता, एक सब्स्टिट्यूएंट मिलता। बट अगर हम लोग पेरेंट चेन 2 वाला पार्ट सेलेक्ट करते हैं 1 2 4 5 6 7, अगर ये लेते हैं तो इसमें हम लोग को 2 डब्बा मिलता बेसिकली। तो इस केस में जब 2 सब्स्टिट्यूएंट मिले तो ये हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी में रखेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे रूल्स में मेंशन किया गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स। अगर इससे डिसाइड कर लिए तो ठीक है, नहीं कर पाए, 2 जगह अगर सेम टाइप का चेन आ रहा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे जाओ। फिर अगर इससे भी डिसाइड नहीं कर पाए तब उस केस में फिर हम लोग पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे। और इसको डिसाइड करने तक जाने की ज़रूरत ऑल्दो नहीं पड़ती है, बट ठीक है, इन केस अगर जाना पड़ा तो उसका मतलब क्या पहले एक्सप्लेन करते हैं। मानते हुए चलना पड़ेगा कि पेरेंट चेन 1 अगर पेरेंट चेन होता, मतलब ये जो चेन नंबर 1 है ये अगर पेरेंट चेन होता तो नंबरिंग कैसे करते। और दूसरा, अगर 2 नंबर पेरेंट चेन होता तो नंबरिंग कैसे करते, उसके लिए नंबरिंग वाले रूल्स पे जाना पड़ेगा, जो ऑल्दो अगला रूल है, बट फिर भी पेरेंट चेन 1 को, मतलब 1 को पेरेंट चेन मानते हुए क्या नंबरिंग करके देखना पड़ता कि सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या है। और दूसरा, पेरेंट चेन 2 को या 2 को पेरेंट चेन मानते हुए ये कंसिडर करना पड़ता है कि इसमें नंबरिंग क्या है, और जिधर साइड से नंबरिंग कम आ रहा है वो चीज़ फिर हम लोग फॉलो करके आराम से पोजीशन वाले पार्ट के हिसाब से नोमेनक्लेचर करते हैं। और अगर उससे भी डिसाइड नहीं हो पाता तब उस केस में फिर हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाते हैं। जो हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट एग्जिस्ट कर रहा है वो सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट का नाम क्या है। जैसे अगर मान लो एक तरफ फ्लोरीन होता है एक तरफ ब्रोमीन होता है, जैसे मान लो हम इसी एग्जांपल में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ऐसा शायद, एक मिनट, मान लो हम लोगों का ये कार्बन चेन होता और इस कार्बन चेन वाले पार्ट में हम यहाँ पे फ्लोरीन लगा दे रहे हैं और नीचे वाले पार्ट में यहाँ पे हम क्लोरीन लगा दे रहे हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। तो अगर ढंग से देखो तो तुमको कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा दोनों स्ट्रक्चर में, अगर दोनों का दोनों पेरेंट चेन लेते हैं।
सबसे पहला रूल क्या है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। एक चीज फिक्स है कि ये पार्ट तो होना चाहिए पेरेंट चेन में, क्योंकि इस जंक्शन से ऊपर जाने पे 2 कार्बन, राइट साइड में जाने पे 2 कार्बन और लेफ्ट साइड में जाने पे 4 कार्बन है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन का कॉम्बिनेशन कहाँ से आएगा, इस जंक्शन से हम लोगों को कोई भी दो दो पार्ट को कंबाइन करना है। तो लेफ्ट साइड में जाए तो 4 कार्बन आ रहा, मतलब सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन तो यहाँ पे है, तो ये तो पेरेंट चेन में होगा ही होगा। अब यहाँ से ऊपर गए तो 2 कार्बन, राइट साइड में गए तो 2 कार्बन, ऊपर गए तो एक सब्स्टिट्यूएंट एक्स्ट्रा मिल रहा, मतलब ऊपर जाएंगे तो इधर भी सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, लेकिन इन जनरल ऊपर जाने पे फ्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा और राइट साइड में जाने पे क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट जो मिल रहा है कार्बन चेन के अलावा। तो राइट साइड में जाने पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन, ये सॉरी, राइट साइड में गए तो क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट और ये ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट, और अगर ऊपर चले गए तो ऊपर जाने पे फ्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट और ये कार्बन चेन वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट, मतलब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी सेम मिल रहा। अब क्या करें, तो उस केस में फिर हम लोग पोजीशन के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन देख के मालूम पड़ रहा है कि फ्लोरीन और क्लोरीन वाला पार्ट सेकंड नंबर पे है दोनों तरफ से, तो पोजीशन से भी डिसाइड नहीं कर सकते, तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाना पड़ेगा। तो फ्लोरीन वाले पार्ट के नाम में क्लोरो होगा और क्लोरीन के नाम में क्लोरो होगा, अल्फाबेटिकली पहले क्लोरो आता है, तब जा करके हम लोग आराम से इस नीचे वाले पार्ट को एज अ पेरेंट चेन कंसिडर कर सकते हैं, और ये ऊपर वाला ग्रुप अपना सब्स्टिट्यूएंट के जैसा बिहेव करना शुरू करेगा। बट हम आज तक सवाल देखे नहीं और हमको लगता भी नहीं कि यहाँ तक सवाल पूछने का कोई सेंस बनता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर तक जाना पड़े, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसमें रूल्स को देखते हुए काम करना पड़ेगा। मतलब सवाल बहुत घटिया है, सवाल में कोई ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन ये 4 रूल्स तक जाते जाते मालूम पड़ा कि 5-6 मिनट का टाइम निकल गया, क्योंकि नंबरिंग भी करना है, पहले ये चीज़ देखते हुए काम करना है अपने को, इसलिए टाइम उसमें निकल सकता है। इस तरह का सवाल नॉर्मली नहीं पूछा जाता है। तो ये 4 रूल्स का ध्यान रखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फिर पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये 4 चीज़ों को फॉलो करके हम लोग पेरेंट चेन डिसाइड करते हैं। अब जैसे हम तुम लोगों से केवल कुछ कुछ सवाल पूछने, कितना टाइम बच गया, टाइम तो हो गया, बट ठीक है, हम 4 मिनट में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं तुम लोगों को। इन कंपाउंड्स में तुम लोग को पेरेंट चेन डिसाइड करना है, ठीक है, ये जो गिवन कंपाउंड्स होंगे इसमें पेरेंट चेन डिसाइड करना है। नेक्स्ट क्लास में इसी में नंबरिंग कंसिडर कर लेंगे हम लोग, और उसके बाद नोमेनक्लेचर में शुरू के 4-5 एग्जांपल्स इसी को हम लोग कंसिडर करते हुए चल लेंगे, ठीक है, और जिससे पूछेंगे वो जवाब देते चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 वाले पार्ट में मान लो ऐसा दे रखा है स्ट्रक्चर, आदित्य बताओ इसमें पेरेंट चेन कौन सा होना चाहिए। पहले ये बताओ इसमें कितने पेरेंट चेन है। चार 4 पेरेंट चेन है पक्का? शायद। शायद मत बोल, कंफर्म बताओ कितने पॉसिबल चेन्स हो सकते हैं, पेरेंट चेन नहीं, कितने पॉसिबल चेन्स हो सकते हैं, पेरेंट चेन तो एक ही होता है। 4 4। अद्वै कितने चेन्स हो सकते हैं इसमें, कितने कार्बन चेन्स हो सकते हैं? सर 6 सर। 6 पक्का? नहीं, अरे 6 दिखा आफ्टर। अद्वै आंसर बता रहा होगा, उसका नेट गायब हो जाएगा। अद्वै कितने चेन्स है इसमें? प्रियांश 4 4। सर अनूप 6 दिख रहा है। सर हमको भी 6 ही दिख रहा है। 6 दिख रहा है, चलो ठीक है। एक तो ये पेरेंट चेन है, एक एंड पॉइंट से शुरू किए और यहाँ टोटल 4 एंड पॉइंट्स है बेसिकली, तो हम लोग को केवल एंड पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन देखना है। वैसे मैथ्स में ये चीज़ आता भी है कि हम लोग को 4 में से 2 को सेलेक्ट करना है, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक फॉर्मूला होता है 4C2, 4 में से 2 को सेलेक्ट करना है। इसका मतलब क्या होता है 4C2 का मतलब? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू 2 तो फैक्टोरियल। यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 4 into 3 और नीचे वाले पार्ट में 2 into 1 कर सकते हैं, ये लिखने का तरीका होता है। 4C2 का मतलब यही होता है ना भाई, मैथ्स वाले लोग, हम भूल गए थोड़ा बहुत। यस सर, यस सर। चलो ठीक है, तो ऊपर जैसे 4 है तो 4 से हम लोग 4 into 3 तक लिखे और नीचे वाले पार्ट में 2 into 1 तक किए, तो यहाँ से ये चीज़ कैंसिल आउट होगा, टोटल 6। तो 4 एंड पॉइंट्स को
कंसिडर करते हैं हम लोग, उसमें से कोई भी दो को ज्वाइन कराना है, तो 4C2 अपना कैलकुलेशन होना चाहिए था। तो इस आंसर में डेफिनेटली 6 पॉसिबल कार्बन चेन्स हो सकते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सिंपल सा मैथ्स है। तो जैसे एक काम करते हैं, एक एंड पॉइंट लिए, दूसरा एंड पॉइंट लिए, तो इस पहले एंड पॉइंट से हम सारे को कनेक्ट करना शुरू करते हैं। तो जैसे यहाँ से कनेक्ट किए तो एक पेरेंट चेन आया, दूसरा इस 1 वाले पार्ट को हॉरिजॉन्टली कनेक्ट किए तो पेरेंट चेन 2 आया या फिर कार्बन चेन 2 आया, तीसरा इसको रेड कलर से डिनोट कर देते हैं, तो यहाँ वाले पार्ट से पेरेंट चेन 3 वाला पार्ट आया। तो ये 1 नंबर से जितने भी एंड पॉइंट्स को जोड़ सकते थे वो तो हम लोग जोड़ दिए। उसके बाद जैसे मान लो एंड पॉइंट 2 की बात करते हैं हम लोग, तो 2 से 1 का कनेक्शन तो पहले ही कर चुके थे हम लोग, तो एक काम करते हैं इसमें हम लोग और आगे चले जाते हैं। तो यहाँ से 2 वाले पार्ट से ये ऊपर वाले एंड पॉइंट को जोड़े, तो यहाँ से पेरेंट चेन नंबर 4 आ गया। उसके बाद हम लोग पिंक कलर यूज कर लेते हैं, ये 2 वाले पार्ट से इसको नीचे वाले पार्ट को जोड़ देते हैं, तो पेरेंट चेन 5 आ गया। और उसके बाद फिर हम लोग का इस कार्बन एंड 2 जो था उससे कॉम्बिनेशन सारा हो चुका, तो बचा यहाँ पे जो राइट साइड में जो दोनों एंड पॉइंट है, तो इन दोनों का जो ऊपर वाला कार्बन नंबर 3 है, उस कार्बन नंबर 3 का लेफ्ट साइड से तो कॉम्बिनेशन हो चुका है सारा, नीचे वाले से जब कॉम्बिनेशन कराएंगे तब उस केस में हम लोग के पास पेरेंट चेन नंबर सॉरी कार्बन चेन नंबर 6 आराम से निकल के आएगा। तो टोटल 6 पॉसिबल चेन हो सकता है जो हम लोग को कंसिडर करना है। एक काम करते, रुक जाओ, ये पिंक वाले को यहाँ से हटा देते हैं और उसको हम नीचे साइड से नोट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाँ ये चीज़, तो यहाँ पे पेरेंट चेन नंबर 6 वाला पार्ट आराम से मेंशन कर सकते हैं हम लोग ऑरेंज वाले पार्ट से। तो टोटल मिला के 6 पॉसिबल पेरेंट चेन है जो हम लोग को कंसिडर करना है। तो आदित्य ये बताओ पेरेंट चेन कौन सा होगा 1 2 3 4 5 6 में? नीचे वाला। और इसको रेड बोल देना, ये जो डार्क पिंक है इसको रेड बोल देना और ये लाइट पिंक को पिंक बोल देना, ठीक है? नहीं समझा। पिंक एक थोड़ा लाइट कलर का पिंक है और एक वो डार्क कलर का पिंक है, वो रेड बोल देना उसको ताकि कंफ्यूजन ना हो। सर आप आंसर बोलिए, मैं बोलूंगा हाँ या ना। पेरेंट चेन 1 होगा क्या? 1 वाला पार्ट ये पेरेंट चेन है तुम्हारा, कौन सा? ये 1 नंबर जो लिखा हुआ है वाइट वाला। नहीं ये नहीं। उसके बाद पेरेंट चेन 2 वाला पार्ट ब्लू वाला है। नहीं 5 वाला लग रहा है। 5 चेन 5 वाला पार्ट, 5 वाले पार्ट में हम लोग यहाँ से शुरू किए। पहले तो हम लोग को मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन देखना है। तो जैसे पेरेंट चेन 1 अगर लेके चले तो पेरेंट चेन 1 वाले पार्ट में 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 टोटल 6 कार्बन है। सर जब 1 2 3 4 5 दिया था तो आप कलर क्यों पूछ रहे थे? हाँ ये भी चीज ये भी सही बात है। पेरेंट चेन 2 जब लेके चलेंगे तो 1 2 3 4 5, अच्छा सॉरी पेरेंट चेन 2 तो ब्लू वाला था, सॉरी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल यहाँ पे 8 कार्बन है। पेरेंट चेन 3 अगर कंसिडर करें तो 3 वाला पार्ट कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से जाके नीचे तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 कार्बन है। पेरेंट चेन 4 को अगर कंसिडर करें, ग्रीन वाला जो पार्ट है, तो इस केस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे भी 9 कार्बन है। पेरेंट चेन 5 वाला पार्ट ये पिंक वाला है, इसके 10 1 2 3 4 5 6 एक ज्यादा हो जाएगा। 10 कार्बन है। और पेरेंट चेन 6 वाला पार्ट तो छोटा दिख ही रहा है, इसका मतलब ये 10 कार्बन वाला पार्ट, मतलब पेरेंट चेन 5 वाला पार्ट अपना पेरेंट चेन हो जाएगा। तो सबसे पहला काम पेरेंट चेन डिसाइड किया, ऐसा मेंशन कर दिए। एक बार अगर पेरेंट चेन डिसाइड कर लिया, तो जैसे हम इसी कंपाउंड को कॉपी कर रहे हैं, एक मिनट, एक बार अगर पेरेंट चेन डिसाइड कर लिया तो पेरेंट चेन से, अरे भाई लाइट जाएगा, अब अभिषेक सर जल्दी जल्दी बंद हो जाएगा। अभिषेक सर या लाइट बंद कर दिया तो इधर, हाँ ठीक है, चलो ध्यान दो। जैसे एक बार अगर हम लोग पेरेंट चेन वाले पार्ट को डिसाइड कर लिए, तो पेरेंट चेन वाले पार्ट में एक तो मालूम पड़ गया कि अपने को पिंक वाला पार्ट पेरेंट चेन है, तो बाकी सबको हम हटा देते हैं। तो इस केस में हम लोगों का जो पेरेंट चेन से अटैच जो भी ग्रुप है वो पूरा का पूरा पार्ट सब्स्टिट्यूएंट होगा। इसका मतलब ये जो पेरेंट चेन से अटैच्ड ये कार्बन है 2 का, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, और यहाँ एक मिथाइल ग्रुप है ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट होगा। मतलब टोटल इस कंपाउंड के अंदर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन। और इसमें हम इसलिए टाइम दे रहे हैं क्योंकि आगे यही रूल्स रिपीट होंगे, तो तुम लोग को बहुत आसानी से समझ में आएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट,
फिर पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इन 4 चीजों को हम लोग पेरेंट चेन डिसाइड करते वक्त थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करते हैं। समझ आया ये पार्ट सबको? कोई डाउट है इसमें? तो अगर डाउट नहीं है तो आज के लिए हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। लाइट भी बहुत देर से नहीं है, इन्वर्टर का आवाज सुनाई दे दिया होगा तुम लोगों को। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में नंबरिंग वाला रूल्स मेंशन करेंगे और उसके बाद एग्जांपल्स अल्कीन वाले पार्ट का शुरू करेंगे। और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में हम लोग का अल्कीन वाले पार्ट का भी नोमेनक्लेचर शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर टाइम मिला तो नेक्स्ट क्लास में अल्कीन का नोमेनक्लेचर शुरू कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो आज के लिए एंड करते हैं क्लास। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।